गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप लोगों का रिवीजन बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो रिवीजन के अगले सेगमेंट में चलते हैं सीधा सीधा मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन की तरफ। हाँ, बहुत बड़ा सा वाइड पोर्शन है जिसका फर्स्ट पार्ट तो चलिए सिंपल है, 88 टू 95 वाला छोटा सा पोर्शन है। लेकिन 96 से लगा करके 122 बहुत यूज टॉपिक्स हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जरूर इसके अंदर बात करके पूरा इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हम लोग सेक्शन नंबर 23 से लगा करके 87 तक का जो पोर्शन है उसको रिवाइज कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास में सेक्शन 88 आता है। सेक्शन नंबर 88 और सेक्शन नंबर 94 साथ साथ में पढ़ा जाता है। बिकॉज बुक्स कैसे मेंटेन करना है उसका मेथड दोनों के अंदर सेम देके रखा है। अब इस टॉपिक के अंदर से जो मेन पढ़ने की चीज आपको बताता हूँ। ये चीज तो ठीक है कि हर कंपनी जो है वो रजिस्टर मेंटेन करेगी, मेंबर्स का मेंटेन करेगी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का मेंटेन करेगी, डिबेंचर होल्डर्स का मेंटेन करेगी, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का भी मेंटेन करेगी। और मेन चीज जो एमसीक्यू के हिसाब से भी बढ़िया हो सकती है कि 7 डेज के अंदर अंदर 7 डेज में 7 दिन के अंदर बराबर मेंटेन विद इन 7 डेज आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अप्रूव द अलॉटमेंट। जब भी अलॉटमेंट ट्रांसफर कुछ भी कर रहे हो जिसकी वजह से रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए, 7 डेज के अंदर उसका रजिस्ट्री जो उसका एंट्री जो है वो रजिस्टर में कर दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। एग्जाम पर्पज से ये टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। प्लेस फॉर कीपिंग द रजिस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इसमें और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले में थोड़ा डिफरेंस है बराबर। तो दोनों को अलग अलग रखिएगा। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 128 काम करता है। ये सेक्शन 88 और 94 दोनों सेम ही हो गए। 94 ही ये कहता है कि भाई 88 में जो बुक्स या रजिस्टर्स, सॉरी बुक भी नहीं, जो रजिस्टर मेंटेन हो गया, 92 में जो एनुअल रिटर्न मेंटेन होगा वो उसकी कॉपी कहां पे रखनी है। तो द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द, बहुत क्लियर पॉइंट हो गया, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हाँ जी। तो ये देखिए, क्लियर बोल दिया गया कि कंपनी के रजिस्टर ऑफिस के ऊपर उसको मेंटेन करना है अनलेस अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज पास इन अ जनरल मीटिंग ऑथराइजिंग द कीपिंग ऑफ रजिस्टर एट एनी अदर प्लेस। यानी कि आपको करना तो रजिस्टर ऑफिस पे ही है बराबर, लेकिन और किसी प्लेस पे भी किया जा सकता है। लेकिन वो प्लेस क्या होगा? एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और एनी अदर प्लेस इन इंडिया, या इंडिया में किसी और प्लेस पे जहां पे more than 10% of the total member entered in the register of member reside। यानी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है बराबर से टोटल 10% जहां पे भी 110 मतलब 10% ऑफ मेंबर जहां पे रेजिडेंट हो जिनका, उस जगह पे भी मेंटेन किया जा सकता है बराबर। तो ये पढ़ के जाइएगा पक्के से। पहला ऑप्शन रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगा। दूसरा ऑप्शन हाँ उसी सिटी टाउन या विलेज में और कहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जहां 10% ऑफ शेयर होल्डर का रेजिडेंस हो। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस के लिए पास करना पड़ेगा एसआर। पहला वाला तो सिंपल सा पॉइंट है बराबर। तो ये एक तो पॉइंट आप लोगों को 188 194 दोनों के अंदर, सॉरी 188 का 88 एंड 94 के अंदर अपने को याद करके जाना है। चलिए जी। हाँ पर बच्चों एंट्रीज का सिंपल सा पॉइंट है कि सारी डिटेल, कब शेयर दिए, कब लिया, बायबैक कब हुआ, डिवीजन कब हुआ, स्वेट इक्विटी शेयर, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बराबर। और अगर कोई भी चेंज इसके अंदर अगर होता है, किसी तरह का सिक्योरिटी होल्डर की डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, नाम चेंज है, जो कुछ है, या ट्रांसफर टू एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कुछ चला गया, तो वो सारी चीजें भी रजिस्टर के अंदर लिखनी पड़ेगी बराबर। रजिस्ट्रार इसको रेक्टिफाई करने का ऑर्डर भी दे सकता है। हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर वाला सेक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बराबर। बहुत सिंपल सी बात हो गई। नाउ उसके बाद में अगर कोई अथॉरिटी के ऑर्डर से अगर इसमें चेंजेस हो रहे हैं, कोई जुडिशियल अथॉरिटी है या सेबी के ऑर्डर से हो रहा है, तो वो भी आपको रजिस्टर के अंदर इंडिकेट करना चाहिए कि भाई उनके ऑर्डर से ये सारी चीजें जो है वहां पे हो रही है। ये अपने को ध्यान रखना है बराबर। सिंपल सी बात हो गई। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, अगर जॉइंट वेंचर कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो इफ प्रमोटर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी व्हिच हैव फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद अनदर कंपनी हैव प्लेज और हाइपोथेकेटेड और क्रिएटेड चार्ज और लियन इन एनी सिक्योरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन कनेक्शन विद द जॉइंट वेंचर कंपनी, तो इसकी जो डिटेल है, जो हाइपोथेकेशन आपने किया होगा, जो कुछ है, वो भी रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर 15 दिन के अंदर लिखा जाना चाहिए। सर लेकिन ये यहाँ पे क्यों आ रहा है सर? देखिए वापस उस पॉइंट को पढ़ो। इफ प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनी which have formed a joint venture company with another company pledge hypothecated, क्या किया है उन्होंने? in respect of any security, मतलब शेयर्स अगर हाइपोथेकेशन पे रखे उन्होंने, अपने अपने शेयर्स हो सकता है, प्रमोटर ने रखे हो, चार्ज पे रखे हो, मॉर्गेज पे रखे हो बराबर, तो उसके भी 15 दिन के अंदर रजिस्टर के अंदर इस बात की एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई प्रमोटर के जो शेयर्स है वो किधर पे मॉर्गेज है।
बराबर। फिर रजिस्टर में अगर 50 से ज्यादा 50 से कम हो तो इंडेक्स नहीं चाहिए, 50 से ऊपर लोग हो तो एक इंडेक्स अलग से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि उस पर्टिकुलर मेंबर पे अगर उसकी डिटेल देखनी हो तो आराम से अपन पहुंच जाते हैं। जैसे बुक में इंडेक्स का रोल है वैसे ही इसका भी रोल है। तो इस पूरे में याद रखने वाला जो पॉइंट है वो मेनली आपका वही है 7 डेज वाला, और मेनली अपना ये 1/10 वाला जो पॉइंट है 94 में भी है, याद रखेंगे। चलिए जी। फिर बेनिफिशियल ओनर के दो सेक्शंस हमारे पास में है, 89 भी है और इसके लिए 90 वाला सेक्शन भी हमारे पास में है। डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन टू द कंपनी। अब देखिए ये होता क्या है, बेनिफिशियल ओनर जो है ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। दो तरह के लोग हमारे यहाँ पे होते हैं। एक हमारे पास में होते हैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका नाम कंपनी के बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, बराबर, रजिस्टर में लिखा हुआ है। एक हमारा होता है ये बेनिफिशियल ओनर, बराबर, या बेनिफिशियल शेयर होल्डर बोल दीजिए। इन्होंने क्या नाम यूज किया है, हाँ इन्होंने नाम किया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, अगले वाले में भी आएगा, तो बेनिफिशियल ओनर हमारा हो गया, बराबर। तो सर ये क्या है और क्यों है? तो कई बार हमने इस चीज के ऊपर बात की है कि जहां शेयर्स जो हैं वो इस पर्सन के नेम पे हैं, मतलब ये पर्सन का तो नेम लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो किसी और पर्सन को मिल रहा है, बराबर से। आप सोचेंगे इस बंदे का तो नेम आ गया, लेकिन बेनिफिट सारा ये बंदा ले रहा है, तो ये कहलाता है बेनिफिशियल ओनर। सर ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल, दो तीन एग्जांपल इसके हमारे पास में थे। फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया कि जैसा आप लोगों को मैंने रूटीन क्लास के अंदर भी समझाया था कि भाई मैं एक इन्वेस्टर हूं और आप अगर एक शेयर ब्रोकर हैं, और मैं चाहता हूं किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट आप मेरा कर दें, लेकिन मुझे वहां पे अपना नाम वाम नहीं चाहिए, सब टैक्स रिक्वायरमेंट्स जो भी कुछ हो सकता है, मुझे मेरा नाम वहां पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पैसे दिए और मेरा पैसा जो है वो आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बराबर से, और अपने नाम से आपने शेयर परचेज कर लिए, तो चूंकि नाम आपका है कंपनी के रजिस्टर में, तो यू आर रजिस्टर होल्डर। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा सा है कि बेनिफिट्स चूंकि मुझे मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर कहलाऊंगा, बराबर। हाँ, आपके पास मेनली वोटिंग राइट्स रहेंगी, वो भी आप हो सकता है मेरे कहने पे यूज करो, बराबर। बाकी जो भी राइट्स उन शेयर्स पे मिलेंगे वो सारे मुझे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट था। एक और चीज अपन ने पढ़ी थी, सपोज करिए कि अगर ऐसा हुआ कि मुझे किसी कंपनी की 100% शेयर एक्वायर करना है, 100% सब्सिडरी, बराबर। तो अब मान लीजिए जेबी लिमिटेड है, मैंने तब भी आपको एग्जांपल दिया था, जेबी लिमिटेड चाहती है कि वो एस लिमिटेड के 100% शेयर परचेज कर ले, लेकिन दिक्कत ये है कि चूंकि एक पब्लिक कंपनी है एस लिमिटेड भी, तो हमको कम से कम 7 लोग तो चाहिए, तो 7 में से एक तो जेबी लिमिटेड खुद हो गई, रिमेनिंग 6 लोग हमको चाहिए। तो वो 6 लोग जेबी लिमिटेड ने ही बोले हैं, बराबर। जेबी लिमिटेड ने अपने डायरेक्टर्स को बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, आप 6 जने और हम जेबी लिमिटेड मिल करके एस लिमिटेड के शेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं, ताकि 100% कंट्रोलिंग हमारे पास में आ जाए। अदरवाइज आप सोचो 100% सब्सिडी का कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 2 और 7 लोग तो अपने को चाहिए ही चाहिए, बराबर। तो इस वजह से भी ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कोई और है, बेनिफिशियल ओनर कोई और है। ऐसी पॉसिबिलिटीज अपने यहाँ पे हो सकती है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो फर्म अपने नाम से तो शेयर ले नहीं सकती क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, तो बट ऑब्वियस है वो अपने किसी पार्टनर के नेम से शेयर हेल्ड करेगी, तो पार्टनर चूंकि उसका नाम रजिस्टर में है तो वो रजिस्टर होल्डर हो गया, दूसरा वाला हमारा बेनिफिशियल ओनर हो गया। तो अब लॉ ने सिंपल सी कुछ बात बोली है, लॉ ने कुछ डिक्लेरेशन करने का बोला है, पर्सन हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर, यानी ऐसा पर्सन जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं रखता है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की। तो सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो है उसको सिंपल एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें उसको उस पर्सन का नाम बताना पड़ेगा जिसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में वो शेयर ले रहा है। सेम उसी तरह से वो बंदा जो खुद बेनिफिशियल इंटरेस्ट रख रहा है, वो ये नाम डिक्लेयर करेगा कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बिहाफ पे वो नाम रख रहा है, मतलब शेयर्स हेल्ड करे हुए हैं या बेनिफिट्स उसने लिए हुए हैं। तो बहुत सीधी सी बात हो गई, दोनों पार्टीज एक दूसरे का नाम डिक्लेयर करें, यानी कंपनी ये डिक्लेयर करे बराबर से कि भाई ये जो 6 लोग हैं ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है और मैं इनकी बेनिफिशियल शेयर होल्डर हूं, बराबर से, बराबर, वो जो 6% वाले शेयर है उनके लिए। उसी तरह से ये 6 लोग जो है वो भी डिक्लेयर करें कि भाई रजिस्टर्ड शेयर होल्डर भले हम हैं, लेकिन इसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। ऐसा दोनों पार्टीज एक दूसरे के बारे में डिक्लेरेशन यहाँ पे करने वाली है, पक्के से ध्यान रखना है, बराबर। अब कितने दिन में करना है, टाइमिंग आपको 30 डेज का यहाँ पे देके रखा हुआ है, और चेंज भी अगर कुछ होता है, वेयर एनी चेंज अगर इन द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर, अ पर्सन हु डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट और बेनिफिशियल ओनर, मतलब जो डज नॉट होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब रजिस्टर्ड होल्डर हो गया, बराबर, और जो बेनिफिशियल ओनर है वो 30 डेज के अंदर चेंज के 30 डेज के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिक्लेरेशन करने वाले, मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी। ये सारी डिक्लेरेशन आपको कंपनी को करनी है, बराबर। तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ये डिक्लेयर करे कि मैं रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला बेनिफिशियल है।
बेनिफिशियल वाला भी ये डिक्लेयर करे कि भाई मैं बेनिफिशियल हूँ, सामने वाला रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, दोनों एक दूसरे के लिए क्रॉस चेक की तरह से हो गया, ये करना पड़ेगा, बराबर। और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है, तो ठीक है। और ये सेक्शन अगर फॉलो नहीं किया तो जो पर्सन फेल हुआ ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर, उसके अगेंस्ट में पेनल्टी है, ठीक है। अब कंपनी के सर पे भी लाइबिलिटी है। जैसे ही ऐसी कोई डिक्लेरेशन कंपनी के पास में आती है, कंपनी उसके 30 डेज के अंदर, बराबर, एक रिटर्न इसके लिए भर करके आरओसी को फाइल करेगी, फीस के साथ में अपने को ध्यान रखना है। और अगर कंपनी ने भी ऐसा नहीं किया तो कंपनी के अगेंस्ट में भी लगने वाली है पेनल्टी, बराबर। नाउ फिर एक पॉइंट और दिया, नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दिस सेक्शन बट नॉट मेड बाय द बेनिफिशियल ओनर। अगर उसने ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया है तो शैल बी एनफोर्सेबल बाय हिम और बाय एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। ये आगे नो लगा दिया था, यानी उस वक्त तक वो अपने राइट्स जो है वो अचीव नहीं करवा पाएगा, अपने को ध्यान रखना है। नो क्लेम ऑफ राइट, जब तक ऐसा डिक्लेरेशन नहीं करोगे तब तक आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे होंगे उन शेयर्स पर वो रोक दिए जाएंगे, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, फिर उसके बाद है नो इफेक्ट ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड। यहाँ पे कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो बाई चांस इन लोगों को लेकर के थोड़ा अभी डिक्लेरेशन नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, इन लोगों का जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देगी, बाकियों को डिविडेंड पे कर देगी, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अब यहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया चीज दे दी कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो अपन पढ़ रहे हैं कि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है और एक बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? For the purpose of this section in section 90 जो आगे पढ़ेंगे, beneficial interest in a share includes directly or indirectly through any contract, arrangement or otherwise the right of entitlement of a person alone or together with any other person too। आपके जो राइट्स उसके अंदर होते हैं, किस तरह के राइट हो सकते हैं? एक्सरसाइज और कॉज टू बी एक्सरसाइज एनी और ऑल राइट, उन शेयर्स के साथ में जो भी राइट अटैच है, फिर चाहे वोटिंग के हो, चाहे राइट शेयर हो, चाहे डिविडेंड हो, सारे कुछ। एंड रिसीव या पार्टिसिपेट डिविडेंड और अदर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा आपको मैंने अभी बोल ही दिया। तो जो भी राइट्स उनके साथ में अटैच हैं दे आर कॉल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बराबर। तो इसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी एक पर्सन को मिल रहा है, जबकि रजिस्टर्ड शेयर होल्डर कोई दूसरा पर्सन है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये सेक्शन जो म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल के लिए ट्रस्ट बने हुए हैं अप्रूव बाय सेबी, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखोगे। और दिस सेक्शन इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनीज, पर ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं करना पड़ता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। सीधी सी बात हो गई। इसी का पार्ट आ गया। अगर अब हमने कहा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन होता है सर, अब सीधा सीधा ये परसेंटेज के ऊपर आ गया। Every individual who acting alone or together or through one or more person in trust or in trust including a trust and person resident outside of India, कोई भी हो सकता है, whole beneficial interest, यानी ये बंदा बेनिफिशियल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर तो कोई है। अब ऐसा बेनिफिशियल होल्डर जो कम से कम 25% और सच अदर परसेंटेज, जो अभी 10% गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है, तो सच अदर वाला जो है, बराबर, इन शेयर्स ऑफ कंपनी और राइट टू एक्सरसाइज और एक्चुअल एक्सरसाइजिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एज डिफाइंड इन क्लॉज सेक्शन 227, जो अपना कंट्रोल वाला सेक्शन है, शैल मेक अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट यहाँ पे डिक्लेयर करिए इन सच मैनर विद इन सच पीरियड और एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट इन राइट्स एंड एनी चेंज देयरऑफ एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर इसमें करना क्या है? देखिए, ऊपर वाले में तो डिक्लेरेशन एक तो आ गया, उसके अलावा एक और डिक्लेरेशन करने को बोला। अगर जो बेनिफिशियल ओनर है उसके पास में 25% या उससे ज्यादा के राइट्स हैं, समझिए सर ये 25% या ज्यादा क्या है, या तो 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स इसके पास में है, बराबर। नॉट लेस देन 25%, जो अभी मैं आपको बोला हूं 10% है फिलहाल, इन शेयर्स, बराबर। यानी एक तरह से उसके पास में 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, या ओवरऑल लिमिट जो अभी दे रखी थी वो 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स है, ठीक है। तो आपको ये डिक्लेरेशन कंपनी को करना पड़ेगा। सर वो अलग है ये अलग है, सो सेक्शन 89 की डिक्लेरेशन थी कि ये मेरा बेनिफिशियल ओनर है, मैं इसका रजिस्टर होल्डर हूं, वो कहेगा कि वो मेरा रजिस्टर होल्डर है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, बता दिया। अब अगर आपका बेनिफिशियल, मतलब वहां तो सिर्फ क्या था, बेनिफिशियल ओनर, ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कि बेनिफिशियल आप हो, ओके, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास 25% है उससे ज्यादा, या अभी जो है 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, बेनिफिट्स आपने ले रखे, नाम किसी और का है लेकिन बेनिफिट आपका है वो 10% वाला, तो आपको उसका डिक्लेरेशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा कि भाई मैं हूं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बिकॉज कंपनी इस चीज को देखना चाहती है कि भाई नाम किसी और का, इसके पीछे कौन है जो एटलीस्ट इतने परसेंटेज शेयर्स अपने पास में रखे हुए हैं,
बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कोई रिक्वायरमेंट अगर हो तो बना सकती है। मेंटेन टू रजिस्टर, हर कंपनी इसके लिए मेंटेन करेगी एक रजिस्टर। द इंटरेस्ट डिक्लेयर बाय द इंडिविजुअल, और उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सारी डिटेल उसके अंदर, उसका डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और सब लिख देगी। और इंस्पेक्शन जो है इस रजिस्टर का कंपनी का कोई भी मेंबर फीस दे के कर सकता है। फिर आपको इसके भी लिए भी क्या करना पड़ेगा, अगेन आरओसी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। ना उसके बाद में एवरी कंपनी शेल टेक, और भी कंपनी एक नेसेसरी स्टेप उठाएगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को जानने के लिए कि आखिर ये कौन बंदा है बराबर। एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं आया तो भी कंपनी जो है वो भी ये पता लगाने की कोशिश करेगी। और ऐसे में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी शैल गिव नोटिस इन द मैनर टू एनी पर्सन वेदर नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी, भले वो कंपनी का मेंबर नहीं है, whom the company knows or has reasonable cause to believe। भाई वैसे भी सिग्निफिकेंट ओनर कंपनी को तो डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है, लेकिन कंपनी के पास में अगर कोई भी रीजनेबल कॉज है तो कंपनी उसको एक नोटिस इशू करेगी बराबर। टू बिलीव, अगर कंपनी को लगता है कि भाई साहब ये बंदा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, 25% या 10% से ज्यादा इसने शेयर हेल्ड करके रखे एज बेनिफिशियल ओनर बराबर, या इसको बेनिफिशियल ओनर के बारे में कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी पता है, तो उसको नोटिस इशू करेगी कि भाई डिटेल बताओ बराबर। फिर आगे सी पॉइंट में क्या लिखा, टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑन व्हिच द नोटिस इशूड। यानी पिछले 3 सालों में भी अगर कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर था, मान लो अभी नहीं हो, तो उसको भी नोटिस इशू करेगी बराबर। हु इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर विद द कंपनी बराबर। जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं, हमने कहा बेनिफिशियल ओनर बनने में दिक्कत नहीं है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर बनने में भी दिक्कत नहीं है, बस आपको कंपनी को करना पड़ेगा डिक्लेरेशन। कंपनी पता लगाना चाह रही है कि कौन है जो पर्दे की आड़ में कंपनी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बराबर। नाउ अब ये जो है द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस शैल बी गिवन बाय द कंसर्न पर्सन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 दिन का उसको टाइम देंगे भैया जवाब देने के लिए। कंपनी शैल, अब ये पर्सन जो है वो कंपनी की बात का जवाब नहीं देता है, या जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर देंगे कि सर ये चक्कर है। 15 दिन, 15 दिन के अंदर, 15 दिन कहां से, या तो जो टाइम हमने उसको दिया था 30 दिन का वो एक्सपायर हो गया बराबर, या उसका जब भी रिसिप्ट हमारे पास में रिप्लाई आ गया वहां से। फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट शेयर इन क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, वो कहेगा ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेंगे कि सर इन शेयर्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर को, ऑल राइट जो भी है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज की बात को सुनेगा। ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द पार्टीज कंसर्न मेक एन ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग द राइट अटैच विद द शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, या ऑर्डर और एनी अदर पीरियड एज बी प्रिस्क्राइब। टाइमिंग्स थोड़ा सा फोकस कर लेना इसके अंदर। 60 दिन के अंदर अंदर इस तरह का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल को अगर ठीक लगा तो बिल्कुल वो राइट को रेस्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक नहीं लगा तो बात खत्म हो जाएगी बराबर। अब एप्लीकेशन वो लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन, किसी रेस्ट्रिक्शन हटाओ, द कंपनी और द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर। अब एग्री बाय द ऑर्डर, उस बेचारे पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, उसके राइट रुक गए सारे के सारे, तो वो कहता है सर मैं डिक्लेरेशन करने को तैयार हूं, तो मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग द रेस्ट्रिक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 1 साल का टाइमिंग है उसमें को हटवा दो, तो 1 साल में डिक्लेरेशन कर दो। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन 1 साल में नहीं गई है बराबर, तो वो शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट किसी रेस्ट्रिक्शन के सीधा सीधा सा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो आगे आप सेक्शन 125 के अंदर पढ़ते ही हो, वहां पे ये शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर सारे बेनिफिट्स वहीं पे जाने लग जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। पनिशमेंट का पॉइंट आपके सामने 2 सेक्शन दे रखे हैं, अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अलग अलग पेनल्टीज आप लोग पढ़ लेंगे, और गलत या झूठा इंफॉर्मेशन दिया तो जानबूझ करके 447 की पेनल्टी लगने वाली है, ठीक है। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट रखो कि एक आप बेनिफिशियल ओनर है तब भी डिक्लेरेशन करना है, और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है तब भी ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, नहीं किया तो ये सारे प्रोविजंस लगने वाले हैं, आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सी बात थी। चलिए जी, तो जो कंपनी अपने मेंबरशिप रजिस्टर को और अदर रजिस्टर्स को कई बार क्लोज कर देती है, क्लोज मैक्सिमम टाइमिंग 45 दिन का होगा, 45 डेज, उसमें भी एक बार में 30 डेज से ज्यादा क्लोज नहीं होगा, और ऐसा क्लोज करने के 7 दिन पहले देना पड़ेगा नोटिस बराबर। नोटिस देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अपने रूल्स खुद बना सकती है, बस इतना इसमें आपको पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। एनुअल रिटर्न हर कंपनी हर साल एक एनुअल रिटर्न बना करके आरओसी को सबमिट करेगी। कई जगह पे आप ये सेक्शन पढ़ते हो, पूरा इसका थ्योरी पढ़ लेना कि इसके अंदर क्या क्या होता है बराबर, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें। मेन चीज जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जो प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, वो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है, आपको बता दूं मैं, जहां लिखा है एवरी कंपनी शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच एजीएम इज हेल्ड। और अगर मतलब 60 दिन अगर एजीएम होती है तो, और अगर एजीएम नहीं हेल्ड हो रही है तो 60 डेज जब एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, कई बार होता है ना एडजॉर्न हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो भी टाइमिंग तो आपका वही रहेगा
जिस दिन होनी चाहिए थी, रूल्स आपको सारे पता ही है, वहां से 60 डेज के अंदर ये सबमिट करना जरूरी है, नहीं तो लगेगी पेनल्टी। बराबर। तो बाकी थ्योरी का पोर्शन एक बार रीडिंग लगा लोगे कि एनुअल रिटर्न है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर जाती हैं बराबर से। और इसके अंदर अच्छा, इसमें कई बार साइनिंग की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि इस पे साइन कौन कौन करेगा। ये देखिए, इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी, स्मॉल एंड प्राइवेट कंपनी अगर है तो एनुअल रिटर्न शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी और वेयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर। ठीक है, बाकी केसेस में कौन साइन करेगा ऊपर आपको देके रखे हैं सिंपल से पॉइंट, ये पक्का से पढ़ के जाइएगा। चलिए जी, 93 सेक्शन है नहीं, 94 वाला सेक्शन ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहां पे बुक्स मेंटेन करनी है, वही वाला रूल है आपको जो 88 में आपने पढ़ा था। ये जो 92 के अंदर जो आपने रिटर्न मेंटेन किया है एनुअल रिटर्न, उसकी कॉपी भी इसी रूल से रखी जाएगी बराबर, दोनों के लिए कॉमन रूल है। वही हो गया अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। एनी अदर प्लेस पे अगर रखना हो तो 10% जहां पे शेयर होल्डर्स रहते हो वहां हो सकता है, या एसआर पास करके कहीं पे एसआर पास करना पड़ेगा, उसके लिए आप उसी सिटी टाउन या विलेज में और कहीं भी आप रख सकते हैं बराबर। The register and their indexes जो भी हैं and the copies of all returns shall be open for inspection by कोई भी member, debenture holder, security holder, beneficial owner, कोई भी इसको चेक कर सकता है। और any other person फीस पे करके चेक कर सकता है। अपना सवाल वही था, any other person में डायरेक्टर आ सकता है क्या? जो स्टडी मैट में लिखा है उसको फॉलो कर लीजिएगा कि हाँ भाई डायरेक्टर चेक कर सकता है बराबर। और कॉपी लेना हो तो कॉपी लेने का भी राइट है। इन लोगों को तो बिना फीस के, बाकी लोगों को फीस देना पड़ेगा। टेक एस्टेक फ्रॉम रजिस्टर इंडेक्स विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, लेकिन कोई आउटसाइडर अगर देखेगा तो बट ऑब्वियस है उसको फीस देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। ये अपना जो खास पॉइंट था ही था, क्या डायरेक्टर चेक कर सकता है क्या, तो हमने वैसे तो कहा था नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टडी में इसके लिए एक बार देख लीजिएगा कि क्या कहता है, इसको उसी पॉइंट को फॉलो करिएगा, क्योंकि अदर पर्सन की लिस्ट के अंदर डायरेक्टर हमारा वैसे कवर हो रहा है और चेक कर सकता है। चलिए जी, फिर ये रजिस्टर हमेशा प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह से काम में आते हैं, चाहे एनुअल रिटर्न की कॉपी हो, रजिस्टर हो, सब कुछ। कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह से काम आ जाएंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये टॉपिक यहाँ आकर के आपका हुआ कंप्लीट। अब देखिए, एक बड़ा सा चैप्टर हमारे पास में, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्वेश्चन पक्का है कि आता ही है, और आप भी इस चैप्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से करते हो। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट जो हम लेते हैं 96 से लगा करके 122 तक के हमारे जो विशाल सेक्शंस है, इनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए जी, तो कोशिश करते हैं मैक्सिमम पोर्शन को फटाफट से कवर कर दिया जाए। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें क्या है। सबसे पहले आप सेक्शन 96 पढ़ते हो, एजीएम पढ़ते हो, सबको अच्छी तरह से पता है कि हर साल ओपीसी को छोड़ के हर कंपनी को हर साल एजीएम करना पड़ेगा बराबर से। देन उसके बाद में एजीएम का वेन्यू क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, सम अदर प्लेस विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज हो सकता है। और यहाँ पे सीधा सा है कि नेशनल हॉलिडे वाला दिन नहीं होना चाहिए और बिजनेस 9 to 6 के बीच में होगा, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बराबर। बहुत सीधा सा हो गया। हाँ, अनलिस्टेड कंपनी अगर है तो वो कहीं पर भी इंडिया के अंदर, कहीं पर भी अनलिस्टेड कंपनी मे बी एनी प्लेस इन इंडिया एजीएम कर सकती है, अगर उसके मेंबर इसको सारे मेंबर राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर अगर कंसेंट अपनी दे देते हो तो अनलिस्टेड कंपनी किधर भी अपना एनुअल जनरल मीटिंग इंडिया में कर सकती है। चलिए जी, फिर एग्जामेशन दे दिया गवर्नमेंट कंपनी को, एजीएम और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे तो हो ही सकती है, सच अदर प्लेस विद इन द सिटी टाउन और विलेज भी हो सकती है, और भी किसी प्लेस पे हो सकती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। अपने को ध्यान में रखना, छोटा सा एग्जामेशन हो गया, लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या है। एक तो 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, जो आगे अपन पढ़ेंगे। और अभी जो सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 92, यानी एनुअल रिटर्न फाइल करने में सेक्शन 92 में किसी भी तरह का कोई भी आप कह सकते हो कि भूल नहीं होनी चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है बराबर। अच्छा, ये पॉइंट अलग से पैराग्राफ था, मैंने आपको पढ़ाते हुए कहा था कि इसके साथ मत कर रहे हैं, नीचे अलग से आएगा कि ये जो रूल्स अपन पढ़ रहे हैं यहाँ होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें एग्जम्पशन प्रोवाइड कर सकती है। चलिए जी, 4 बिजनेस ऑर्डिनरी आप सबको पता है कि कौन से बिजनेस किए जाते हैं। एक तो अपना प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, फिर ऑडिटर का रेम्यूनरेशन फिक्सिंग है, और उसका अगर चेंज होना है अपना तो है ही, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर वाला काम भी इसमें अपने को करना होता है। चलिए जी, इन 4 के अलावा जो भी कुछ करेंगे वो सब स्पेशल बिजनेस होगा, और ईजीएम में तो जो करेंगे सब स्पेशल होगा। हाँ, टाइमिंग वाइमिंग आपको सब अच्छी तरह से पता है। फर्स्ट एजीएम का टाइमिंग याद कर लीजिएगा, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर बराबर बच्चों। सीधा सीधा सा पॉइंट है हमारा, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
पहली एजीएम अगर बुलाना है तो पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए, बराबर, और इसका टाइम पीरियड भी नहीं बढ़ेगा। हाँ, सब्सिक्वेंट एजीएम अगर है तो रूल फिक्स दिमाग में रख लो। क्या रूल रखोगे? 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बराबर, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका एजीएम हो जाना चाहिए। और अगर आप आरओसी को अप्लाई करते हो, कोई स्पेशल रीजन आपके पास में है, तो इसके अंदर आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। फटाफट से पॉइंट करा रहा हूं आपको मैं, फटाफट वाले पॉइंट एकदम से। बाई चांस अगर कंपनी एजीएम नहीं करवा पाती है तो आप जा सकते हैं सीधा सीधा सा, ये देखिए ट्रिब्यूनल जो है वो खुद ही मीटिंग को कॉल कर सकता है। ट्रिब्यूनल मीटिंग को कॉल करेगा। हमने कहा सर ट्रिब्यूनल मीटिंग को क्यों कॉल कर रहा है? क्योंकि कंपनी यहाँ पे फेल हो गई है मीटिंग को कॉल करने में। अब सर ट्रिब्यूनल खुद आएगा क्या? अरे खुद नहीं आएगा भाई। ट्रिब्यूनल हमारा जो यहाँ पे है उसको दी जाएगी एप्लीकेशन। सर ट्रिब्यूनल को अप्लाई कौन करेगा? बच्चे ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने का काम कोई भी कंपनी का मेंबर कर सकता है, बराबर। एनी मेंबर ऑफ कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा और ट्रिब्यूनल अगर ठीक लगेगा तो ऑर्डर कर देगी। इसमें ट्रिब्यूनल एक खास ऑर्डर कर सकती है कि एक मेंबर भी अगर आया तो मीटिंग हो जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है, ये देखो, अगर चाहे तो ऐसा ऑर्डर कर सकती है। जनरली कोरम की रिक्वायरमेंट होती है ना, लेकिन यहाँ अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे रहा है तो ऐसा हो सकता है। और अगर आपने ये मीटिंग नहीं बुलाई तो पनिशमेंट के लिए सेक्शन 99 आपके सामने ही है, बराबर। हाँ, अब अगर कोई एजीएम अपने टाइम के बाहर जाके होती है, जो टाइम अपन ने दिया था, तो हद से हद पेनल्टी लग जाएगी, लेकिन मीटिंग कभी भी वॉइड या इलीगल नहीं होगी। खास पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। क्या मीटिंग किसी नेशनल हॉलिडे पे हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? लेकिन एक बार एजीएम का नोटिस भेज दिया, उसके बाद में अगर हॉलिडे डिक्लेयर होता है तो कंपनी उस मीटिंग को कर सकती है। ये पॉइंट आप लोगों को सुन करके याद करके जाना है। अब बच्चों, हर काम एजीएम में तो हो नहीं सकता, तो एजीएम के अलावा जो मीटिंग्स बुलाई जाती है वो कहलाती है आपकी ईजीएम। ईजीएम और ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और इसमें जो बिजनेस होंगे, सारे स्पेशल बिजनेस होंगे। 4 मेथड इसके हैं। बोर्ड खुद बुला दे, जब बोर्ड को जरूरत है कि इस मैटर के ऊपर शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए तो खुद बुला दे। कई बार मेंबर्स बुला सकते हैं। मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मेंबर बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, सर कितने मेंबर? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, या तो जिनके पास में, अगर कंपनी कैपिटल वाली है। अगर कंपनी कैपिटल वाली नहीं है तो 10% ऑफ वोटिंग पावर जिनके पास में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10% ऑफ शेयर कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग पावर वाले जो लोग हैं, वो अगर अप्लाई करें, मतलब रिक्वेस्ट करें बोर्ड को, तो बोर्ड जो है वो ईजीएम को बुलाएगा। ठीक है। लेकिन किसी पर्सन की डेथ हो चुकी है अगर, तो उसके शेयर्स इसमें काउंट नहीं होंगे, भाई अभी तक उसका लीगल या रजिस्टर्ड हुआ नहीं है, तो उसके शेयर्स को इस रिक्वेस्ट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अगर आपका कॉल मनी ड्यू है, बराबर, तो भी ये 1/10 के अंदर ये लोग कवर नहीं होंगे। लेकिन शेयर्स अगर प्लेज पे रखे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल। अपने क्वेश्चन भी किया हुआ इसके ऊपर, वो इसके अंदर कवर रहेंगे। इस एप्लीकेशन के अंदर अपने को ध्यान रखना है, बराबर। प्रेफरेंशियल ओनर भी ज्वाइन हो सकते हैं उन मैटर को लेकर के जो उनसे रिलेटेड है, डिविडेंड का पेमेंट नहीं है या इंटरेस्टिंग कोई मैटर हो रहा है, उनके इंटरेस्ट को इफेक्ट करने वाला, जैसे वाइंडिंग अप वगैरह, तो बिल्कुल वो पार्ट ले सकते हैं। अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी सर, इसके कंटेंट्स के अंदर क्या आएगा? जो भी कंटेंट, जो भी मैटर डिस्कस करना है, वो रिक्विजिट लोग जो है वो बना करके भेजेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट कर देंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर हुआ तो उनके बिहाफ पे कोई भी एक जना साइन करके भेज सकता है। मीटिंग बुला लेनी है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। बोर्ड क्या करेगा? ऐसी रिक्वेस्ट के 45 दिन के अंदर अंदर इस मीटिंग को बुलाएगा, बराबर। नहीं बुलाएगा तो ये खुद ही बुला लेंगे बच्चों। अगर 45 दिन में कंपनी ने इनकी रिक्वेस्ट के 45 डेज में मीटिंग नहीं बुलाई, तो यही 10% वाले जो लोग हैं वो खुद ही मीटिंग को बुला लेंगे। लेकिन उसके लिए कंपनी से ये लोग लेंगे लिस्ट ऑफ मेंबर, ताकि इनको सारी चीजें कम्युनिकेट हो सके, बराबर। फिर ये क्या करेंगे? सारे मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे, वेदर स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जो भी कुछ इनको भेजना है, बराबर, वो नोटिस भेज देंगे। बैनर वही रहेगा जैसे कंपनी मीटिंग बुलाती, बोर्ड बुलाता, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये कितने टाइम में बुला लेनी चाहिए? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिक्वेस्ट। अब खास बात क्या थी? 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट बोला है, तो रिक्वेस्ट से पहले 45 डेज तो आपने वेट किया कि बोर्ड बुला लेगा। नहीं बुलाया तो आपने देखा, टाइम चेक किया तो आपको पता लगा, हमने जब रिक्वेस्ट दिया था वहां से लॉ 3 महीने का टाइम देता है, 45 दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो प्रैक्टिकली 45 डेज ही आपके पास में। ये अपने को ध्यान रखना है, बराबर। मीटिंग का खर्चा कौन करेगा? सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लिस्ट कर लेंगे, फिर ये कंपनी से रिकवर करेंगे और कंपनी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन से उड़ाएगी कि भाई जब रिक्वेस्ट किया तो मीटिंग बुला देना चाहिए था, क्यों पंगा लिया, बराबर। जैसे वहां अपने पास में था ट्रिब्यूनल एजीएम बुला सकता है, वैसे ट्रिब्यूनल ईजीएम भी बुला सकता है। अगेन सेम वही रीजन है, बराबर। अगर ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है, डायरेक्टर की एप्लीकेशन पे लगता है, या मेंबर की एप्लीकेशन पे लगता है, बराबर, कि भाई मीटिंग बुलानी चाहिए, जरूरी है, तो मीटिंग बुलाने का ऑर्डर देगा। यहाँ पे भी 1% कोरम वाली चीज हो सकती है कि एक बंदा भी आ गया तो कोरम को कंप्लीट मान लेंगे। और ये मीटिंग भी बिल्कुल ऐसी मानी जाएगी जैसे कंपनी ने मीटिंग को बुलाया है। और डिफॉल्ट अगर इसमें किया तो 99 के जो ऊपर आपको पेनल्टी दे रखी थी वो यहाँ पे भी लगने वाली है, बराबर।
फिर बच्चों LIC वर्सेस एस्कॉर्ट, हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है तो आप लोग पढ़ोगे भी, अभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग हो रही है, रिक्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पे, तो आपको किसी तरह का कोई भी साथ में अटैच करने की जरूरत नहीं है रीजंस, बराबर। हाँ, पर्पस बताना पड़ेगा कि भाई ये पर्पस है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस बताने की जरूरत नहीं है। ईजीएम का प्लेस और डे, ईजीएम कैन बी हेल्ड ऑन एनी डे, संडे को भी हो सकती है, एनी प्लेस इन इंडिया हो सकती है, बट द रिक्वेस्टनिस्ट शुड कन्वे, उनकी जो मीटिंग होगी रिक्वेस्टनिस्ट वाली, वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर या सेम सिटी, टाउन या विलेज में कहीं पर भी हो सकती है, और नेशनल हॉलिडे पे भी नहीं होगी। बाई चांस आर चेटियर वाला फेमस केस है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मीटिंग बुलाए, अवेलेबल नहीं कराया, तो आप उस मीटिंग को फिर और उसी सिटी, टाउन, विलेज में कहीं पर भी कर सकते हो, वैलिड मानी जाएगी। ध्यान रखना है, टाइमिंग भी इनके लिए 9 to 6 का कोई जरूरी नहीं है, ईजीएम है, अपनी ध्यान में रखना है। हाँ जी, फटाफट से कर रहे हैं बच्चे लोगों, ताकि जल्दी से सारे पॉइंट कवर हो जाएं। इसीलिए हम लोग रखेंगे स्पीड को थोड़ा सा फास्ट, ताकि मेन मेन चीजें जो जो कुछ है वो सारी की सारी आप बहुत बेटर तरीके से कर सकें। हाँ जी, चलिए जी, तो आगे बात शुरू करते हैं अपन। फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए, बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है। और क्या दे रखा है, नोटिस का पॉइंट है बच्चों, सेक्शन 101 का। 21 क्लियर डेज नोटिस शैल बी गिवन फॉर कॉलिंग अ जनरल मीटिंग। 21 क्लियर डेज अमाउंट टू 25 डेज। आप लोग सब जानते हो 21 दिन का टाइम होता है वैसे तो क्लियर डेज का, लेकिन 21-25 में कैसे बदलता है सबको पता है। ये सेक्शन कट करके 20 कर देना बच्चे लोगों, सेक्शन रॉन्ग आ गया यहाँ पे, 53 नहीं है 20 है। हमने कहा था भाई रास्ते का टाइम 2 दिन का मानते हैं हम लोग, बराबर से सबको पता है। अच्छा, एक दिन जिस दिन हमने नोटिस भेजा, एक दिन जिस दिन हमारी मीटिंग होने वाली है, तो 2 दिन तो हमारे ये हो गए, और 48 आवर्स रास्ते के यानी 2 दिन। तो एग्जैक्टली आपके 40 आपके 2 और 2 4 दिन ऐड होकर के 25 डेज का टाइमिंग हो जाएगा बच्चों। एक्सक्लूजन ऑफ द डे ऑफ मीटिंग, जिस दिन मीटिंग होने वाली है वो दिन एक्स्ट्रा, उसके बाद डे ऑफ नोटिस वाला दिन हमारा, यानी कि 2 दिन हो गए। टोटल मिलाकर के हमारे पास में कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, टोटल 21 + 4, रास्ते के भी 2 दिन। सर कैसे, 48 आवर्स लॉ प्रेजम्पशन लेके चलता है, तो 25 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से अपने रूल बना सकती है, 21 डेज फॉलो करने की जरूरत नहीं। सेक्शन 8 कंपनी के लिए 21 डेज की जगह 14 डेज हो जाएगा, बराबर क्लियर डेज उनके लिए ध्यान में रखना है। सर क्या शॉर्ट नोटिस भी हो सकता है? शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है कि पूरा 21 दिन का नोटिस नहीं देके उससे कम दिन का नोटिस दे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है तो कम से कम 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट, वो अगर उस पर अपनी कंसेंट दे रहे हैं, 95% ऑफ मेंबर वो अगर कंसेंट दे दे, एजीएम है तो। लेकिन अगर अदर देन एजीएम है, यानी अदर जनरल मीटिंग अगर कोई भी है, तो रूल अलग है। देखिएगा, होल्डिंग इफ द कंपनी एज अ शेयर कैपिटल, majority in number of member entitled to vote and who represent not less than 95% of paid up capital, वो अगर अपना कंसेंट दे दे। बच्चों समझना, इसमें 2 कंडीशन है, यानी नंबर में तो चाहिए मेजोरिटी, जैसे 100 शेयर होल्डर अगर है तो 100 में से कम 51 चाहिए, लेकिन उन 51 के पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 95% की कैपिटल होनी चाहिए। यानी अगर 1 करोड़ की कैपिटल है तो 95,95,00,000 की कैपिटल अगर उन 51 लोगों के पास में है, यानी नंबर में तो चाहिए मेजोरिटी और कैपिटल में चाहिए 95%, तभी वो मीटिंग वहां पे शॉर्ट नोटिस पे हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं है, तो जिनके पास में 95% का वोटिंग पावर है, देखिए एजीएम के लिए तो अपना सीधा सीधा सा क्या आ गया, डायरेक्टली हमने आपको 95% बोल दिया। अगर मान लीजिए एजीएम के अलावा कुछ है, तो परसेंटेज आपके वही जा रहे हैं 90-95%, लेकिन उसमें मेजोरिटी प्लस कैपिटल बोल दिया, इसमें 95% ऑफ वोटिंग पावर बोल दिया, अपने को ध्यान रखना है। Provided further that any member of company is entitled to vote only on some resolution or resolution to be moved at a meeting and not on the others. बराबर, those member who shall taken into account for the purpose of this subsection respect of former resolution or resolution and not respect to the later, यानी where any member is entitled to vote only on some resolution, मतलब कुछ ही में उनको पार्ट होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह हो गए, तो उन्हीं के लिए ये पॉइंट उसी मैटर के लिए काउंट होगा, सबके लिए काउंट होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी बच्चों, कंटेंट्स क्या होंगे नोटिस के अंदर? कंटेंट सीधा सीधा सा प्लेस, डेट, आर वगैरह बता दो, कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हो ये बता दो, स्पेशल बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट साथ में अटैच कर दो, और ये भी लिख करके साथ में प्रॉक्सी फॉर्म अटैच होगा बच्चों, कि अगर आप नहीं आ सकते हो तो प्रॉक्सी को भेज सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
नोटिस किसको जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी मेंबर इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी जाएगा, और मेंबर की डेथ हो गई है तो लीगल हेयर को चला जाए, और इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को जाएगा, कंपनी के ऑडिटर को भी जाएगा, और हर डायरेक्टर को भी जाने वाला है, बराबर। फिर नोटिस कैसे भेजना है, यहाँ पे सेक्शन 20 पहली बात कर चुके हैं अपन, नोटिस शैल बी सर्व पर्सनली या ऑर्डिनरी पोस्ट से आप भेजने वाले हैं, बराबर, ध्यान से समझिएगा। हैंड टू हैंड दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजिए, ऑर्डिनरी पोस्ट बाय द मतलब ऑर्डिनरी पोस्ट एट द रजिस्टर्ड एड्रेस, जो उसने कंपनी के पास अपना एड्रेस दिया है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से भी भेज सकते हो। अगर उसका कोई एड्रेस हमारे पास में इंडिया में अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह का, बराबर से, तो मतलब दो चीजें हो गई, नो रजिस्टर्ड एड्रेस इज अवेलेबल फॉर द मेंबर इन इंडिया, देन अ नोटिस विल बी सर्व टू हिज एड्रेस इफ एनी। कई बार होता है कि आप भी फॉर्म भरते हो ना, तो एक परमानेंट एड्रेस होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला होता है, तो अगर उसने कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एड्रेस दे रखा है तो वहां पे अपन नोटिस भेज देंगे। 48 आवर्स में हम मान लेते हैं कि नोटिस मिल गया होगा, अपन जैसा मान के चलते हैं। अगर किसी मेंबर ने कंपनी को इंसिस्ट किया कि सर आप हमको तो नोटिस जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, और या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से भेजो, और पैसा भी अगर जमा करा दिया है तो फिर कंपनी उसी चीज को फॉलो करेगी, पैसा जमा कराना जरूरी है। और अगर किसी मेंबर का एड्रेस कंपनी के पास में नहीं है तो फिर कंपनी उन लोगों के लिए न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दे देगी, बराबर। जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस के नेबरहुड के मतलब वहां उस एरिया में चलने वाले न्यूज़पेपर है, वहां पे नोटिस जो है वो प्रिंट करवा देगी, और वो इफेक्टिव सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा उन लोगों के लिए जिनका एड्रेस नहीं है। जिनका एड्रेस है, भले ही वो उसी सिटी में क्यों नहीं रहते हो, आपको उनको नोटिस रूल फॉलो करके देना पड़ेगा, बराबर। हमने अगले पॉइंट में बोल ही दिया कि एड्रेस है तो फिर एड्रेस पे भेजोगे, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर से काम आपने चला लिया। ज्वाइंट शेयर होल्डर में जिसका नाम फर्स्ट लिखा हुआ है उसके एड्रेस पे भेज दीजिए, काम हो जाएगा। और बच्चों खास बात, अगर ये मीटिंग का नोटिस प्रॉपर नहीं गया तो मीटिंग हो जाएगी इनवैलिड, नोटिस इनवैलिड है। लेकिन साथ में ये भी बोला, एक्सीडेंटल ओमिशन अगर हो गया है तो मीटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंपनी हैव टू प्रूव कि एक्सीडेंटल ओमिशन था, ये आप ध्यान रखने वाले हो। और खास बात, अपना कोलकाता केमिकल वाला केस, फेमस केस आप लोगों को ध्यान में है, बराबर। तो इस पॉइंट के हिसाब से भी आप देखोगे कि इंटेंशन सामने वाले का क्या था, कपल ऑफ शेयर होल्डर को हम परमिट नहीं करेंगे कि कंपनी के इंटरेस्ट को डिफीट करे, बराबर। ये भी आप जरूर देखिएगा, प्रॉपर अथॉरिटी सेंड करेगी, पीओडीसी साइन करके भेजेंगे, पावर डेलीगेशन नहीं होगा, बराबर। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाला पॉइंट बच्चों आप लोग रीडिंग लगा लेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं ये कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से कैसे भेजते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोगों को सारे प्रोविजंस पता है कि कैसे भेजा जाता है। चार तरह के हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, सबको पता है, इन चार के अलावा बाकी सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं। अब खास बात ये थी कि स्पेशल बिजनेस अगर है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से। सर इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें सबसे पहला तो जो मैटर वहां पे मीटिंग में डिस्कस हो रहा है, अगर उसमें कोई इंटरेस्ट है किसी का, किसका, कोई भी फाइनेंशियल या अदरवाइज किसी का इंटरेस्ट है, और वो किसका, डायरेक्टर एंड मैनेजर अगर कोई है तो, एवरी अदर केएमपी अगर है तो, रिलेटिव्स ऑफ द अबव पर्सन है तो, बराबर। यानी डायरेक्टर या केएमपी का, डायरेक्टर और मैनेजर का, या उनके रिश्तेदारों का अगर कोई बेनिफिट उस कंसर्न के अंदर है, बराबर, कि भाई कंपनी में कोई ऐसा प्रपोजल आ रहा है जिससे उनको फायदा होता दिख रहा है, तो बस हम कह रहे हैं आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिक्लेयर करो, बराबर। फिर बच्चों जो सब्जेक्ट मैटर मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, उसके रीजंस क्या, क्यों किया, कैसे किया, सारी डिटेल्स जो है, पर्पस क्या, वो सब आपको देनी पड़ती है। इसका पर्पस यही होता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का पर्पस क्या, कि मेंबर जब वोट देने आए तो घर से सोच के आए कि फेवर में वोट करना है, अगेंस्ट में करना है, बराबर। फिर बच्चों अगर कोई ऐसा आइटम डिस्कस हो रहा है किसी, वेयर एनी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग ऑफ कंपनी, जो रिलेट करता है किसी अदर कंपनी से, बराबर। और अगर हमारा प्रमोटर या मैनेजर या डायरेक्टर या एनी अदर की मैनेजरल पर्सन उस कंपनी जिसमें हम डील कर रहे हैं, वहां पे अगर आपका 2% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है, तो ये चीज भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिंपल है भाई, मेरी कंपनी एक और कंपनी है, एक प्रपोजल आया कि हमको उस कंपनी के साथ डील करना है, तो हमारी कंपनी का कोई प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी, मैनेजर उस कंपनी में भी 2% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डर है, तो लॉ कहता है भाई ये भी डिक्लेयर कर दो। कल को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई ब्लेम नहीं लगाए कि जानबूझ के आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। टाइम एंड प्लेस इसमें दे देंगे मेंबर्स के लिए कि भैया आप जो कॉन्ट्रैक्टर देखना चाहते हो तो ऑफिशियल टाइमिंग पे आ जाओ, इस प्लेस पे आ जाओ और चेक कर लो। और अगर ये चीज नॉन डिस्क्लोजर किया बच्चों, तो जो भी बेनिफिट इन लोगों को मिला था, जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी या रिश्तेदार को जो बेनिफिट मिला, वो सारा इनको वापस से कंपनसेट करना पड़ेगा, कंपनी को अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। हाँ, अगर ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं गया तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। एलआईसी और से एस्कॉर्ट में अपन पहले एग्जम्पशन दे चुके हैं, और साथ में पेनल्टी और लगेगी, अपने को ध्यान में रखना। चलिए जी,
103 पे आगे बच्चों, कोरम का बहुत फेमस सा पॉइंट है हमारा। कोरम की रिक्वायरमेंट कितनी है? पब्लिक प्राइवेट कंपनीज के लिए अलग अलग है। मिनिमम मेंबर जितने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए 100 मेंबर्स अगर हैं तो 5 मेंबर से चल जाएगा। 1000 से ज्यादा 5000 तक अगर हैं तो 15 मेंबर चाहिए पर्सनली प्रेजेंट, और अगर 5000 से ज्यादा हो तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अपने को चाहिए कि हमारा काम हो जाएगा। अपने को ध्यान रखना है, बराबर। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम। 2 मेंबर अपने को कोरम के लिए चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। कंपनी में प्रोवाइड लार्जर नंबर ऑफ कोरम, अपने आर्टिकल्स में अगर चाहे तो इससे ज्यादा का कोरम रख सकती है, बराबर। बच्चों फेमस पॉइंट, अगर एब्सेंस हुआ कोरम का हाफ एन आवर में, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। सबको पता है, आधे घंटे में नहीं तो कोरम, तो मीटिंग हमारी हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी कैंसिल, बराबर। अगर ये कब होगा? अगर मेंबर की रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाई है, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया था और अगर आधे घंटे में कोरम नहीं है तो मीटिंग कैंसिल होगी। लेकिन बाकी मीटिंग, इनके अलावा जो मीटिंग होती है उसके लिए रूल अलग है। कल को एजीएम ईजीएम जो बोर्ड ने बुलाया उसके लिए रूल क्या? अगर हाफ एन आवर में कोरम नहीं है तो सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस चली जाएगी, या और अदर डे भी हो सकता है, जैसा बोर्ड डिसाइड करे। जनरली नेक्स्ट वीक सेम टाइम के ऊपर सेम प्लेस के ऊपर जा सकती है, नहीं तो बोर्ड और कोई डेट चाहे तो कर सकता है। अब एडजॉर्न मीटिंग के अंदर भी कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग। एडजॉर्न कर दिया आपने और उसमें भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, बराबर, तो चलेगा। कितने कम से कम होने चाहिए? 2 लोग भी अगर वहां पे आ गए, बराबर, फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड द मीटिंग टू द मेंबर प्रेजेंट इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज। नॉर्मली हमने कहा कोरम में हम प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करते बेटा, पर्सनली लिखा हुआ है, बराबर। लेकिन इस एडजॉर्न मीटिंग में कम से कम 2 जन अगर आ गए, इंक्लूडिंग प्रॉक्सी भी क्यों ना हो, तो भी कोरम मान लिया जाएगा और मीटिंग हेल्प हो जाएगी, नहीं तो फिर कैंसिल। सर एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस देना है क्या? कंपनी नोटिस देगी एटलीस्ट 3 दिन पहले। कंपनी शेल गिव एटलीस्ट 3 डेज नोटिस टू द मेंबर। फिर वो चाहे इंडिविजुअली हैंड टू हैंड दे दे, चाहे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे। तो यहाँ आप रजिस्टर्ड पोस्ट से तो भेजना पॉसिबल होगा नहीं, तो या तो इंडिविजुअली दिया जाएगा या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन देना पड़ेगा अपने को। कम से कम 3 दिन पहले इसका नोटिस देना चाहिए, बराबर। चलिए जी, अब बच्चों कोरम की काउंटिंग के अंदर बहुत फेमस सा पॉइंट है, आप लोग जानते हो, जब कोरम की काउंटिंग होगी तो एक तो प्रॉक्सीज काउंट नहीं होते, अपने को पता है। अगर कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है तो उसको कोरम में काउंट करना है, बराबर। अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल है, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितनी कंपनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है उतना कोरम में काउंट करना है, बराबर। लेकिन ओवरऑल कोई भी पर्सन 3 से ज्यादा कोरम की काउंटिंग के अंदर नहीं आएगा, अपने को ध्यान में रखना है। अगर हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर भी मेंबर है, इस पे मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, बराबर, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है उसको भी कोरम में काउंट करना है, बराबर, समझ रहे हैं, क्योंकि उसको मेंबर के राइट दिए। अच्छा सपोज करो कि मैं मान लीजिए कि मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर है, वो अपनी जगह पे किसी पर्सन को भेजते हैं तो वो कोरम में काउंट होगा। अब उन्होंने जिस पर्सन को अपॉइंट किया वो किसी और को अपॉइंट कर देता है ना, वो फिर प्रॉक्सी कहलाएगा और कोरम में काउंट नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सा पॉइंट था, बराबर, एकदम आसान से पॉइंट है। नाउ जो रिप्रेजेंटेशन पर्सन जो होगा, वो जैसा मैंने आपको कहा उसके पास सेम पावर वही होते हैं जो मेंबर्स के पावर होते हैं, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ 2 खास बातें मैंने आपको यहाँ पे और समझाई थी। व्हेन डज कोरम टू बी कंसीडर्ड इमटेरियल? कोरम को अपन कब ऐसा मानते हैं कि जरूरी नहीं है? सीधा एग्जांपल देखो, द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड 4 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट शैल बी कोरम, बराबर। और अगर ये नंबर आपका 3 हो गया है, भाई आर्टिकल्स में वैसे प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए, हमारे उसमें 4 लोग 5 लोग थे, ठीक है। आर्टिकल्स में कोरम भी 4 का रख दिया और कोई मेंबर की डेथ होगी और 3 ही बच गए, तो मीटिंग विल बी वैलिडली हेड व्हेन ऑल 3 मेंबर्स ऑफ द मीटिंग। तो लॉ कहता है ऐसे में करोगे क्या? फंस गए आप तो, क्योंकि मेंबर जिंदा जो है सर वो लीगल हेयर को ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे बेटा, वो तो होगा तब होगा, मीटिंग तो अभी बुलानी है। तो अब जो जिंदा बाई चांस कभी नंबर ऑफ मेंबर कोरम की रिक्वायरमेंट से कम हो जाए, तो जितने भी मेंबर है अगर वो प्रेजेंट हो जाए, उससे हमारा काम जो है वो बहुत आराम से चल जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है, मीटिंग वैलिड हो जाएगी, लेकिन वो सारे मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, बराबर। फिर इसी तरह का पॉइंट अपना अगला आया, व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन कोरम रिक्वायर्ड। मीटिंग के बीच में अगर कम हो जाए तो क्या करना है? बहुत पॉपुलर चीज है। कम होने के बाद के जो भी प्रपोजल पास होंगे वो वैलिड नहीं होंगे, लेकिन पहले वाले सारे वैलिड होंगे। जैसे जेबी लिमिटेड है, 5400 मेंबर्स है, बराबर, और 25 दिसंबर को 10 बजे मीटिंग बुलाया है, 35 मेंबर आ गए, 5000 से ऊपर अगर हो तो बिल्कुल 30 लोग चाहिए, 35 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो गए, 10:30 बजे मीटिंग चालू हो गई, 3 स्पेशल बिजनेस ऑफर तक डिस्कस हो गए, एजेंडा 1 एंड 2 जो है वो पास भी हो गया है, बराबर। ड्यू टू सम इमरजेंसी 7 मेंबर जो है वो 2:30 बजे के आसपास, 2:30 के आसपास चेयरमैन का परमिशन लेकर के चले गए, और उसके बाद थर्ड एजेंडा आपका क्लियर हुआ, उसको आपने रिजोल्यूशन भी उसके लिए पास किया। लेकिन लॉ कहता है कि थर्ड वाला जो पास किया वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब रेजोल्यूशन पास किया उस वक्त तक कोरम
कम हो चुका था, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कम होता है तो उससे पहले के जो प्रपोजल पास हुए वैलिड है, उसके बाद के वैलिड नहीं होंगे। मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? दो ऑप्शन आपके पास में है। जो वहां पे पर्सनली प्रेजेंट है उनमें से किसी को बनाना चाहिए, जो भी मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है, अदरवाइज आर्टिकल्स में आप कुछ और भी लिख सकते हैं, बराबर। चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? शो ऑफ हैंड से होता है, आपस में सेलेक्ट कर लेंगे। बाद में चाहे तो पोलिंग की डिमांड हो सकती है, देख सकते हैं। Unless articles otherwise provide, member personally present shall elect one among themselves as show of hands, बराबर। show of hands से करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है। अब पोल भी डिमांड हो सकती है किसी पार्ट के लिए, बाई चांस एक ही मीटिंग में एक को अपॉइंट किया, थोड़े टाइम बाद दूसरे को अपॉइंट करने के लिए पोल की डिमांड होगी, तो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए जो अगला बंदा है वो चेयरमैन का काम कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। चेयरमैन को कोई बड़ा फायदा नहीं है, मेन फायदा ये कास्टिंग वोट का राइट मिलेगा, कल को शो ऑफ हैंड्स का मैटर हो, बराबर, और अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गया, अच्छा एक तरह से चेयरमैन को दो वोट मिलेंगे, एज अ मेंबर तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर इक्वलिटी ऑफ वोट आ जाए तो वो एक मेंबर जो है, एक वोट जो है वो एक्स्ट्रा कर सकता है, लेकिन वो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के लिए ना, क्योंकि स्पेशल में तो वैसे भी 75% का कंसेंट चाहिए, एक वोट से क्या होने वाला है। यहाँ एक वोट एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बड़ा बेनिफिट अपने को मिल जाएगा, बराबर। तो कास्टिंग वोट का उसको यहाँ पे राइट दिया, पढ़ करके, सुन करके, समझ करके जाओगे, लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होना चाहिए, शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ वोट है तो भैया एक और एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। उसके अलावा उसको मीटिंग डिसाइड करना, वोट डिक्लेयर करना कुछ भी राइट नहीं है, ठीक है जी। प्रॉक्सी क्या होता है सर? बच्चों, कोई बंदा जो कंपनी की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है, अपनी जगह पे किसी और को अपॉइंट करता है, उसको प्रॉक्सी बोलते हैं। प्रॉक्सी प्रॉक्सी प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी के प्रोविजन शेयर कैपिटल वाली कंपनी पे लगेंगे, बराबर। आर्टिकल परमिट करे तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पे लगेंगे, अदरवाइज नहीं। वोटिंग राइट इसको नहीं होगा, सिर्फ पोलिंग में वोट कर सकता है, शो ऑफ हैंड्स में नहीं करेगा, जब तक आर्टिकल्स में नहीं दे रहे। समझ रहे हैं आप? आर्टिकल्स में दे तो शो ऑफ हैंड में भी लेगा, नहीं तो पोलिंग। डिस्कशन में पार्ट लेने का उसका राइट नहीं है। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, जब भी कंपनी मीटिंग कॉल करेगी उसके साथ में एक प्रॉक्सी फॉर्म लगा करके भेजेगी, बराबर। कि भी आप नहीं आ सकते तो फॉर्म भर के कंपनी को भेज दो, बराबर। सेक्शन 8 कंपनी में सिर्फ मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है, बाकी आप प्रॉक्सी किसी को भी बना सकते हैं। सपोज करिए कि मैं कंपनी का मेंबर हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप भी मेंबर है, तो मुझे लगता है मैं आपको ही प्रॉक्सी बना दूं, तो वहां फिर दो तरह से वोट करेंगे, खुद के लिए भी करेंगे, मेरे लिए भी करेंगे, बराबर। तो मेरे लिए जो वोट करेंगे वो फिर शो ऑफ हैंड्स के लिए नहीं करेंगे, जब तक आर्टिकल्स में नहीं हो, पोलिंग में ही करोगे। खुद के लिए आप शो ऑफ हैंड्स, पोलिंग जैसा चाहे वोट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में एक मेंबर दूसरे मेंबर को ही प्रॉक्सी बना सकता है, नहीं तो पेनल्टी। चलिए, टाइम लिमिट। प्रॉक्सी का जो फॉर्म है वो मीटिंग से 48 आवर्स पहले जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अगर मीटिंग चालू होने के बाद प्रॉक्सी तो पहुंच गया, लेकिन मेंबर खुद भी अगर पहुंच गया, मान लो काम पूरा हो गया, खुद भी पहुंच गया, तो प्रॉक्सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। दो प्रॉक्सी फॉर्म अगर आपने भेज दिए, बराबर। हमने एक एग्जांपल लिया था, 15 तारीख को कंपनी का मीटिंग है, एक प्रॉक्सी आपने भर के भेज दिया 13 को, उससे पहले एक भेजा था 11 को, 11 को भेजा, फिर 13 को और भेज दिया, तो 13 वाला वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में भेजा गया है। तो एकदम नियरेस्ट होगा मीटिंग से वो वैलिड होगा, लेकिन फिर एक और चेंज करके 14 को भेजा, ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज 48 आवर्स की रिक्वायरमेंट भी अपने को साथ में देखनी पड़ेगी। ये आप लोग ध्यान में रखोगे। सीधा सा बात है, मेंबर का अगर डेथ हो गया है तो प्रॉक्सी भी ऑटोमेटिकली कैंसिल, कंपनी को नॉलेज में आ गया तो प्रॉक्सी कैंसिल। स्पेशल रूल क्या है? जो भी प्रॉक्सी फॉर्म होगा रिटर्न में होना चाहिए, साइन वाइन होंगे पर्सन के, अपने को ध्यान में अच्छी तरह से। बच्चों, कंपनी खुद अपनी तरफ से प्रॉक्सी की लिस्ट आपको कभी नहीं देगी जब तक मेंबर रिक्वेस्ट नहीं करे। आप अपने हिसाब से चाहे जिसको प्रॉक्सी बनाए, कंपनी अपनी तरफ से लिस्ट नहीं दे रही है जब तक कि मेंबर खुद रिक्वेस्ट नहीं करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार मेंबर चाहते हैं कि हम चेक करें कि कौन कौन प्रॉक्सी आ रहे हैं, तो हमको प्रॉक्सी फॉर्म देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बिल्कुल लॉ ने राइट दिया, लेकिन उसके लिए इनको करना क्या पड़ेगा? मीटिंग से आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 days नोटिस इन द राइटिंग ऑफ मीटिंग, मतलब कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको कंपनी को, मीटिंग से 3 दिन पहले। और कंपनी मीटिंग के 24 आवर्स पहले से लगा करके मीटिंग के खत्म होने तक आपको परमिट करेगी कि आप प्रॉक्सी फॉर्म्स चेक कर सकते हो। लेकिन 3 दिन पहले अगर सेम डे जाके आपने नोटिस दिया कि हमको चेक करना है, तो नहीं परमिसिबल है, बराबर से। अब सबसे खास पॉइंट एक और, मैक्सिमम प्रॉक्सी, अ पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी शैल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच मेंबर और मेंबर, 50 लोग मैक्सिमम, जिनके पास में कम से नॉट मोर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए, बराबर। होल्डिंग इन एग्रीगेट, नॉट मोर देन, मैक्सिमम मैक्सिमम, बराबर। तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है, उनका कोई प्रॉक्सी बन सकता है। अ पर्सन, एक सिंगल पर्सन बच्चों, 50 लोगों तक का प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन उनके पास 10% से ज्यादा की शेयर कैपिटल भी नहीं होनी चाहिए, बराबर। सपोज करो कि 55 लोगों का प्रॉक्सी बन गया वो,
अलाउड ही नहीं है, भले ही शेयर कैपिटल 2% की क्यों नहीं हो उनके पास में, ठीक है। या मान लो 45 लोगों का वो प्रॉक्सी बन के गया जिनके पास में कंपनी की 20% की कैपिटल है, तो भैया अलाउ नहीं होगा, कुछ को उसको मना करना पड़ेगा, ध्यान रखोगे बराबर। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, नंबर में भी और कैपिटल में भी। उसके अलावा अगर कोई पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंटेड है एक ही शेयर होल्डर का, जिसके अकेले के पास में 10% से ज्यादा शेयर हो गए, अकेले के पास है, तो उस अकेले के लिए वो प्रॉक्सी बन जाएगा, बराबर ध्यान रखिएगा। फिर और किसी के लिए प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा। आपने कहा ना कि भाई 10% और 50 ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन आपको ऐसा शेयर होल्डर है जिसके अकेले के पास 10% से ज्यादा है, तो ऐसे तो वो जिंदगी में कभी प्रॉक्सी अपॉइंट ही नहीं कर पाएगा। तो लॉ ने उसको पावर दिया कि भाई तुम किसी को प्रॉक्सी बना सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा प्रॉक्सी बनेगा फिर वो उस मीटिंग के लिए किसी और का प्रॉक्सी नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट पूरी हो चुकी है। ये अपने को ध्यान रखना है। सर क्या किसी मेंबर के वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो? क्या लीगल राइट है भाई? वो वैसे तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है तो लगाया जा सकता है, अगर कंपनी ने आर्टिकल्स में दिया हो और कॉल्स इन एरियर हो, यानी दो चीजें साथ में होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रख लीजिएगा बराबर। एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है कि हम वोट से रोक सकते हैं, प्लस अगर कॉल्स इन एरियर है किसी मेंबर का तो उसको वोट से रोकेंगे, अदरवाइज वोट से नहीं रोका जा सकता है। अपने को ध्यान में रखना चाहिए, एडवांस पैसा दोगे तो एडिशनल वोटिंग राइट भी नहीं बनेगा। ज्वाइंट शेयर होल्डर में से वोट कौन देगा? जिसका नाम पहले लिखा है उसको वोटिंग का राइट मिलता है, हुज नेम फर्स्ट इन द रजिस्टर राइट टू वोट, बराबर। हाँ, वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि किसका नाम पहले लिखना है, उसको वोटिंग राइट दे दिए जाएंगे। अपने को ध्यान रखना है वोटिंग के 4 मेथड्स होते हैं बच्चों। शो ऑफ हैंड्स सबको पता है, जहाँ शो ऑफ हैंड्स होंगे उनकी काउंटिंग हो जाएगी, जो भी वहां प्रेजेंट है शो ऑफ हैंड्स किया जाएगा। पहला तरीका यही है जब तक पोल की डिमांड नहीं हो, बराबर। फिर देख लिया जाएगा कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, वो वोट काउंट हो जाएंगे, मिनट्स के अंदर आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, सबको आता है। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बच्चों आप ही पढ़ेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि ये भी पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग कैसे होता है, तरीके हमने बता दिए यहाँ पे। एक कट ऑफ डेट दे दी कि भाई उस डेट के जनरल मीटिंग के पहले के 7 दिन तक जो जो मेंबर बन गया है बस उन्हीं को ये वोटिंग का राइट देंगे, उसके अलावा हम किसी को राइट नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं मीनिंग ये समझा देता हूं कि ये है क्या चीज। इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वोट करना नहीं है, बात को समझिएगा। इसका मतलब है कि मीटिंग चालू होने से पहले दिन के शाम तक ही आप क्या कर सकते हैं, जैसा कंपनी आपको, जैसे आजकल गेम शोज के अंदर आप वोट करते हैं ना, वैसे कंपनी की वोटिंग लाइन्स ओपन हो जाएंगी जहां आप पहले ही वोट कर सकते हैं, बराबर। सर वोट हमने वैसे पहले ही कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, क्योंकि आप मीटिंग में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप वहीं से वोट कर दीजिए, बराबर से, कोई टेंशन नहीं है। सर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोट से वोट कर दिया फिर हम खुद भी पहुंच जाए तो उन मैटर्स पर जहां आप इलेक्ट्रॉनिक वोट कर चुके हो फिर खुद का वोट जाकर के करना वैलिड नहीं माना जाएगा, आप लोग ध्यान रखोगे, बराबर। तो इसमें क्या हो रहा है, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोट से नहीं हो रहा है, बाकायदा कंपनी की मीटिंग हो रही है, कोरम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो मेंबर मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं उनको हमने फैसिलिटी दे दिया है कि भाई आप पहले ही वोट कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ दे रखा है, बराबर। बहुत सिंपल है, कंपनी पब्लिक नोटिस के थ्रू पहले ही बता देगी। और ये ओपन रहेगा कम से कम 3 दिन के लिए, 3 दिन आपके लिए ओपन रहेगा। और मीटिंग के पहले दिन शाम को 5 बजे वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी। अपने को ध्यान में रखना, वन टाइम वोट का राइट है। फिर आप मीटिंग में आ सकते हो, मीटिंग से आपको कोई धक्के नहीं देगा, लेकिन वोट देने का राइट फिर आपको नहीं रहेगा, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। फिर कंपनी क्या करती है, बाद में ब्लॉक कर देगी फैसिलिटी, 5 बजे बाद ब्लॉक, अब वोटिंग नहीं होगी। फिर जैसे पोस्टल बैलेट में होता है, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा बच्चों, जो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए प्रैक्टिशनर वाला एडवोकेट कोई भी हो सकता है। फिर उन वोटों की काउंटिंग होगी, फिर जो यहाँ वोट हुए उनमें वो वोट ऐड होंगे, फिर जाकर के रिजल्ट अपना निकलेगा। ये रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनाइजर जो है वो दे देगा, 2 विटनेस के प्रेजेंस के अंदर वो चेक किए जाएंगे, बराबर। जो भी आपके वोट्स आए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग वाले दिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है उस प्रपोजल का, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वोट आया है, उनका काउंटिंग करना पड़ेगा, स्क्रूटनाइजर काउंट करेगा, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा कंपनी को, ध्यान रखोगे। सर पोलिंग का डिमांड का क्या चक्कर है? बिल्कुल बच्चों, ये भी एक तरीका है, यानी कि पोल डिमांड हो सकती है। सर ये कैसे होगा? बहुत सीधा सा है। पोलिंग का सबसे बड़ा नॉर्मल तरीका क्या होता है कि जितने आपके पास में अगर शो ऑफ हैंड्स है तो आपका वोट वही रहेगा, जितना मतलब पर्सन के हिसाब से वोट है, 1 पर्सन 1 वोट, शेयर होल्डिंग से मतलब नहीं। पोलिंग का सबसे बड़ा फायदा बच्चों ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है पोलिंग के अंदर, खास करके कि जितनी आपके पास में शेयर कैपिटल है उतने वोट देने का आपको राइट मिल जाता है। बहुत बड़ा वाला बेनिफिट इसके अंदर आपको लॉ ने दिया, बराबर से। तो पोलिंग हो सकता है। पोलिंग कैसे होगा? सबसे पहला, या तो चेयरमैन की खुद की डिजायर हो गई है कि पोलिंग करवा लेनी चाहिए तो करेगा, या अगर ये मेंबर रिक्वेस्ट करें तो पोलिंग होगी। और पोलिंग में प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है, ये भी एक बड़ा फायदा है, जितने शेयर उतने वोट लगेंगे, बराबर। लेकिन या तो चेयरमैन खुद की मर्जी से करवाए, या ये लोग अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है और ऐसे लोग 10% का या तो वोटिंग पावर उनके पास में हो,
10%, या फिर 5 लाख की शेयर कैपिटल, 5 लाख या ज्यादा की शेयर कैपिटल इनके पास में है, तो ये डिमांड कर सकते हैं, बराबर। शैल बी ऑर्डर्ड, तो चेयरमैन को करना ही पड़ेगा फिर, बराबर। ऐसा नहीं कि चेयरमैन की मर्जी पे। एनी अदर कंपनी में जिनके पास 10% ऑफ वोटिंग पावर वाला मामला है, वो अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल, रिक्वेस्ट नहीं है, कहा रिक्वेस्ट ही कहा जाएगा, डिमांड क्यों, रिक्वेस्ट मत बोलो, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो मानी जाए नहीं मानी जाए, लेकिन डिमांड करेंगे तो फिर चेयरमैन को पोल करवानी पड़ेगी। चाहे ये तो पोल का ऑर्डर होने के बाद ये मेंबर्स लोग उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। पोल करवाना कब है, अगर मीटिंग के एडजॉर्नमेंट के लिए पोलिंग हो रही है या चेयरमैन को हटाने पर पोलिंग हो रही है, इसको हटा के दूसरे को लाना है, तब तो इमीडिएट पोलिंग करवानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ही पोलिंग की डिमांड हो गई तो हाथों हाथ कराओ ये तो, क्योंकि एडजॉर्नमेंट और इलेक्शन ऑफ चेयरमैन तो इमीडिएट वर्क है। बाकी किसी मैटर के अंदर चेयरमैन 48 आवर्स का टाइम भी ले सकता है। बच्चों मीटिंग कई बार 2 दिन भी चलती है, तो 48 घंटे के टाइम से करवा सकता है, बराबर, सिंपल है। बच्चों पोलिंग के लिए भी सेम वही तरीका हो गया, यहाँ पे भी स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट होगा, चेयरमैन अपॉइंट करेगा कि पोलिंग हो रही है, बैलेट बॉक्स बनेंगे, बराबर, ठीक है। तो ड्यूटीज उसकी वही है कि प्रॉपर सारा कंटेंट मेंटेन करे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, रिपोर्ट दे, सेम तरीका वही है। फिर स्क्रूटनाइजर डिटेल्स इन लोगों को देगा, फिर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइजर को जो प्रोवाइड किए जाएंगे, कौन प्रॉक्सी है, कौन प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब तो आपको देना पड़ेगा ना, बराबर। फिर स्क्रूटनाइजर अपने हिसाब से कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पे पोलिंग पेपर्स वगैरह करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट शेयर होल्डर में किसको राइट देना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। फिर जब वोट हो जाएंगे तो लॉक पर सील में रख देगा, फिर 2 लोगों की विटनेस जो होगा उसके अंदर उसको ओपन करेगा, सेम बच्चों वही तरीका है, बराबर। प्रॉक्सी को लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो जो भी चेयरमैन बोलेगा वो फाइनल करना है, यहाँ पे कंसल्टेशन विद द चेयरमैन ये फाइनल करेगा, बराबर। फिर स्क्रूटनाइजर इंश्योर करेगा कि मेंबर जो अपॉइंट होने के बाद अगर खुद आ गया है तो प्रॉक्सी के वोट कहीं काउंट नहीं हो जाए, फिर काउंट करके अपनी रिपोर्ट दे देगा बच्चों, सेम वही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए वही जो अभी आपको मैंने मेथड पढ़ाया वही यहाँ पे भी काम आ जाएंगे, सेम टू सेम। रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें, कितने वोट फेवर में, कितने अगेंस्ट में, कितने वैलिड, कितने इनवैलिड, सब लिख देगा, रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा, और देन फिर चेयरमैन जो है वो उस वोटिंग ऑन पोल का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। तो वही प्रोसीजर है, कभी एक आध पॉइंट इधर उधर भी हो गया तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि स्क्रूटनाइजर और वो तरीका सेम है। अब ये पोस्टल बैलेट के अंदर भी सेम आने वाला है, ये देखो ये आ गया 1110, बहुत जोरदार चीज है। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, की पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, लेकिन ये अभी जो पढ़ा उससे अलग है। उसमें जनरल मीटिंग हो रही थी, उससे पहले आपने वोटकास्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करवा लिया, जो खुद मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ मैटर इतने नेसेसरी होते हैं जिसमें लॉ चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर वोट करें, और अगर मीटिंग में नहीं आ सकते हो तो भैया घर से वोट करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, ये ऐसा लॉ चाहता है, बराबर। तो उसके लिए एक सिस्टम आया कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए, मेंबर को बोला जाए मीटिंग ही नहीं की जाए, सबको कहा जाए पोस्टल बैलेट के थ्रू या वोट कर दो, तो वो मीटिंग भी वैलिड मीटिंग मान ली जाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और उसके लिए बच्चों मेंबर को नोटिस दे दिया जाएगा, कंपनी शेल से नोटिस और रिजोल्यूशन जो है उसमें रीजन वीजन दे करके वो दे दिया जाएगा, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जब भी ये लेटर आपको मिले इसके 30 दिन के अंदर आप वापस से उसको भर के फिल करके दे देना, जवाब अपना दे देना। ये बच्चों रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। नॉर्मली तो अपन ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज रहे थे, बराबर, या इलेक्ट्रॉनिक मेल से, अगर ईमेल अपने पास में या कुरियर सर्विस से अपने को देना पड़ेगा, साथ साथ में अपने को न्यूज़पेपर में भी डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं। एटलीस्ट ना लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जो वहां का लोकल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, दोनों में अपने को देना पड़ेगा। अब आपको जो खास बात देनी है बच्चों, और साथ में कंपनी की वेबसाइट पे भी आएगा। ये आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किए सर अलग अलग चैप्टर्स में, ये मैटर में जब आंसर देखते हैं तो कहीं पे पोस्टल बैलेट लिखा हुआ है, और कहीं पे लिखा हुआ है कि मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन एंड पोस्टल बैलेट, और कहीं पे सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो बच्चों इन मैटर्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इनके अंदर पोस्टल बैलेट हमारा जरूरी होगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये मैटर्स पे अगर डिस्कशन होना है कंपनी में, तो उसके लिए नॉर्मली अपन लिखते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, सही है, पर वो जनरल मीटिंग में होने की जगह पे पोस्टल बैलेट से होगा। ऑल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आर्टिकल्स को चेंज करना है, बायबैक, इक्विटी शेयर इशू करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंजेस करना है, सेल ऑफ अंडरटेकिंग है, डायरेक्टर का इलेक्शन है, बराबर, या वो अपना वेरिएशन इन राइट्स अगर आपको करना है, या 186 का जो सीए फाइनल में आप पढ़ोगे एक लिमिट है लोन्स और गारंटी का, उससे बाहर अगर आपको जाना है तो ये करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, बराबर, क्लियर बोल दिया है। एनी आइटम ऑफ बिजनेस व्हिच आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट may be transacted in general meeting by a company which is required to provide the facility of member to vote by electronic means under 108 in any other manner provided in section। थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे दिया, यहाँ जो जो चीजें हमने कंपलसरी की
वो अगर आप चाहें तो जनरल मीटिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपलसरी क्या होगा, 108 में आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। बाई चांस ये काम हमने कहा पोस्टल से ही करवाओ, आप कह रहे हो सर पोस्टल से नहीं, हम तो जनरल मीटिंग से कराना चाह रहे हैं, करवा लो, लेकिन फिर 108 में जो इलेक्ट्रॉनिक वोट की फैसिलिटी थी वो सारे अरेंजमेंट आपको करने पड़ेंगे, या तो ये फॉलो कर लो या पोस्टल फॉलो कर लो, इन मैटर्स के लिए अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बच्चों प्रोसीजर वही है, यहाँ पे भी स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, जो पर्सन वहां का नहीं होना चाहिए, रेपुटेड पर्सन, वही सीएस एडवोकेट CWA, बराबर। वो अपनी कंसेंट देगा, वो वहां पे रहेगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर जवाब आएंगे, फिर उनकी पूरी पूरी रिपोर्ट बनाएगा, कितने फेवर कितने अगेंस्ट बच्चों, और देन उसके बाद 30 दिन के बाद जिनके जवाब आए उनको हम मानेंगे नहीं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 30 डेज के बाद में जिनके जवाब आ रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड नहीं माने जाएंगे, छोड़ देंगे हम उनको, बराबर। और रिपोर्ट बना करके वेबसाइट पे आ जाएगी, दे देगा, सिंपल सा अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए जी, तो सीधा सीधा सा पॉइंट अपना हो गया बच्चों, ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम वाले कभी पोस्टल बैलेट से नहीं होते हैं। सर्कुलेशन, आप कई लोगों को 111 के अंदर और 115 के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बराबर। 111 और 115 के अंदर बड़े कंफ्यूजन होते हैं, सर 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 ये कैसे कैसे सर कैसे, ये क्यों है, किस लिए है, क्या चेंज है बच्चों, बहुत सिंपल है। 115 वाला हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ही मैटर्स के लिए है। कई बार मेंबर अपनी तरफ से अगर ऑडिटर या डायरेक्टर को चेंज करने का प्रपोजल लाते हैं कि भाई जो रिटायर हो रहा है उसको होने दीजिए, वापस मत लाइए, तो वो 115 काम करेगा उसके लिए। और बाकी चीजों के लिए अगर मेंबर अपनी तरफ से कोई प्रपोजल ला रहे हैं तो ये सेक्शंस आप लोगों के काम करेंगे। फटाफट से बता देता हूं, कई बार इसमें क्या होता है, जैसे मेंबर को कंपनी से नोटिस मिल गया कि मीटिंग होने वाली है, मेंबर चाहता है मेरी तरफ से भी कोई प्रपोजल जाए, तो वो कंपनी को भेजेगा, कंपनी शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द मेंबर, देखो क्लियर बोल दिया। अब कंपनी शैल, यहां पे कंपनी शैल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द, ये देखिए हमने क्या बोल दिया है, a company shall on receipt of written request by such required member circulate to all member। वो क्या करेगी, सारे मेंबर को, जैसे ही इन मेंबर्स लोगों ने कंपनी को बताया कि हमारा ये प्रपोजल है जो हम चाहते हैं कि आप रखिए, कंपनी उस प्रपोजल को सारे मेंबर्स को कर देगी सर्कुलेट, कि ले जाओ भाई, ये मीटिंग में ये मैटर भी होने वाला है। सर ये मेंबर कौन होंगे, अब हर किसी की रिक्वेस्ट पे तो हो नहीं सकता है, तो अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो एटलीस्ट 10%, जैसा आपने ईजीएम में पढ़ा था, ठीक है, या अगर वोटिंग पावर वाली है तो जिनके पास 10% का वोटिंग पावर है वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जो मीटिंग कंपनी कर रही है हम चाहते हैं उसमें हमारा भी ये प्रपोजल रखा जाए, सीधी सी बात हो गई। अब बच्चों ये लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट की कॉपी साइन करके कंपनी को भेज देंगे। अब कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे मेंबर्स को भेजना, तो ये कंपनी को कब दे उसके लिए टाइम फिक्स किया हमने। अगर आप कोई मैटर पे रेजोल्यूशन पास करवाने की इच्छा रख रहे हो तो मीटिंग से कम 6 वीक पहले बताओ, और कोई मैटर है जिसपे खाली डिस्कशन करना चाह रहे हो तो मीटिंग से 2 वीक पहले बताओ। तो 2 वीक पहले तो आपको समझ में आता है कि सर मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले आ गया, हमने 2 वीक पहले कंपनी को बता दिया, फंसोगे कहाँ। तो 6 वीक पहले कैसे बताएंगे बच्चों, कई बार कंपनी का नोटिस बहुत पहले आ गया है, नहीं तो एजीएम वगैरह का तो पता ही होता है आपको कब होने वाली है, टेंटेटिव डेट पता होती है, उसके 6 वीक पहले, 6 सप्ताह पहले, ठीक है, करीब करीब 42 डेज अपने हो गए, उससे पहले आप कंपनी को इंटीमेट करिए कि साहब आप जो मीटिंग बुला रहे हो उसमें हमारा भी ये प्रपोजल रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। और जो बाई चांस नोटिस ऑलरेडी जा चुका है तो ये वापस कंपनी सबको नोटिस भेजेगी सारे मेंबर को कि भाई उन मेंबर्स का ये प्रपोजल आया है, तो जो खर्चा होगा बच्चों वो भी शेयर होल्डर कंपनी के पास में जमा करवा देंगे, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। हाँ, अब कहीं पर भी अगर लगता है अब्यूजिंग वाला पॉइंट बच्चों की, रिक्वेस्ट जिन्होंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो कि इन लोगों के राइट के अगेंस्ट में है, डिफेमेशन करने वाली है, बराबर। कई बार होता है ना मेंबर मजे लेने के मूड में है, तो वो कहता है मैं कुछ ऐसी बातें उसमें लिख करके भेजूंगा जो सर्कुलेट होंगी सारे मेंबर को, कुछ उल्टा सीधा उसने लिख करके भेज दिया जो डिफेमेटरी नेचर का है, मानहानि वाला है, तो उस केस के अंदर बच्चों क्या होगा, बहुत सीधा सीधा सा पॉइंट है, अब्यूज करने वाला अगर कोई पॉइंट है तो सीजी या आरडी को ये लोग अप्लाई करेंगे और वो उसको फिर रोक दिया जाएगा सर्कुलेशन से, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी बच्चों, अगले 2 पॉइंट आप सबको आते हैं, ऑर्डिनरी 50% से ज्यादा वोट, स्पेशल रिजोल्यूशन 75% या उससे ज्यादा के वोट, याद करके जाना है इसको। स्पेशल बिजनेस और स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, अपने बहुत बार इसको पढ़ा है। क्या दो या दो से ज्यादा रिलेशन टुगेदर एक साथ पास किए जा सकते हैं क्या, भाई कंपनी में 2 प्रपोजल हैं, अब हम सोचे कि दोनों के लिए अलग अलग एसआर पास करने की जगह एक ही कर दें क्या, मान लो दोनों के लिए एसआर करना था तो पहले मैं एक प्रपोजल दूं, यस उस पर पास कराऊं, फिर दूसरा दूं उस पर पास कराऊं, एक साथ ही कर देते हैं। तो लॉ ने क्या कहा, फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कंफ्यूजन द रेजोल्यूशन आर मूव सेपरेटली, हाउएवर देयर इज नथिंग इलीगल अगर 2 या 2 से ज्यादा रिलेशन साथ में पास कर देते रेजोल्यूशन।
अनलेस अगर कोई मेंबर डिमांड करता है कि नहीं साहब सेपरेट सेपरेट वोट कराओ तो बात अलग है, कोई भी एक मेंबर ने किया तो, नहीं तो साथ में हो सकते हैं। ओनली केस वेयर अ रिजोल्यूशन शुड मूव सेपरेटली is the one which required that as regard the appointment of director, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो दो या दो से ज्यादा का एक साथ में नहीं होगा। हमारी कंपनी में आप ए और बी दो डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो ए के लिए पहले प्रपोजल अलग लाके उस पर वोट कराओ, फिर बी के लिए प्रपोजल ला करके वोट कराओ। हम एक साथ प्रपोजल नहीं दे सकते हैं कि भाई आई एम प्रपोजिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ऐसे नहीं होगा, अलग अलग होगा, बराबर। Where notice has been given for several resolution, each resolution must be put separately. However, if the meeting unanimously adopt करती all resolution को, तो बहुत सीधा सा है भाई, मेंबर लोग खुद ही कह देंगे क्या है अब ये ए और बी के लिए अलग अलग, मतलब ए और बी के लिए तो चलो करना ही पड़ेगा, बाकी चीजों के लिए मेंबर कहते हैं हम एक अलग अलग प्रपोजल मत लाओ भाई, ये चार एजेंडा है ना, ओके चारों का एक साथ प्रपोजल कर दो, हम सब एग्री हैं, तो टेंशन नहीं है, वैसे हो जाएगा, बराबर। स्पेशल नोटिस बच्चों सेम 111 की तरह है, लेकिन इसमें ये कब काम आता है, थोड़ा सा टाइमिंग अलग है। एक तो रिक्वेस्ट करने वाले मेंबर अलग है, इनके पास में 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख की, दोनों में से कुछ भी चलेगा, या तो 1% का वोटिंग पावर हो या कैपिटल इनके पास कम से कम 5 लाख रुपए की बच्चों। ये अगर रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी को तो कंपनी इनका प्रपोजल सारे मेंबर्स को सर्कुलेट करेगी और ये मीटिंग से कम 14 दिन पहले अपना प्रपोजल बता देंगे। अब ये जो मेंबर ये चाहते क्या है, ये चाहते हैं बेटा कि जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, रिटायर हो गया है, बराबर से 5 साल हो गए उसको, रिटायर हो रहा है, उसको वापस से रीअपॉइंट नहीं किया जाए। सेम उसी तरह से डायरेक्टर को भी ये चाहते हैं कि उसके टाइम पीरियड के एक्सपायरी से पहले हटाने का प्रपोजल ला रहे हैं, ये सिर्फ प्रपोजल है, पास होगा नहीं होगा ये तो मीटिंग में डिपेंड करेगा, लेकिन ये चाहते हैं हमारा ये जो प्रपोजल है ये भी सर्कुलेट हो सारे मेंबर को, तो आप मीटिंग से 14 डेज पहले कंपनी को बता दो। कंपनी क्या करेगी, सारे मेंबर्स को इसको सर्कुलेट कर देगी, कम से कम 7 दिन पहले कर देगी, नॉट लेस देन 7 डेज बिफोर, बराबर। या तो एडवर्टीजमेंट देकर के करे न्यूज़पेपर में, या वही हो गया फिजिकल दे, जैसे भी दे, ये अपने को ध्यान में रखना है, और वेबसाइट पे भी पोस्ट कर देगी। तो दोनों में फर्क क्या, एक तो पर्पस का फर्क है, ये स्पेसिफिक पर्पस ऑडिटर और डायरेक्टर को हटाने के लिए इनका प्रपोजल है। टाइमिंग वहां 6 वीक और 2 वीक्स था, यहाँ पे सिर्फ 2 वीक्स ही है, 14 डेज वाला टाइमिंग ही है। रिक्वेस्ट करने वाले वहां पे 10% वाले वोटिंग पावर या कैपिटल वाले थे, यहाँ पे या तो 1% का वोटिंग पावर हो या 5 लाख की मिनिमम कैपिटल हो, कुछ भी चलेगा, डिफरेंस आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चों। एडजोर्न मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो यही माना जाएगा जिस दिन मीटिंग हुई उसी दिन पास हुआ है। सपोज करो एक मीटिंग 24 तारीख को हुई मेन वाली, फिर एडजोर्न करके हमने इसको 1 तारीख को किया है, तो 1 तारीख को जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसका इफेक्ट एक से ही माना जाएगा, न कि 24 से, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए जी, फिर बच्चों कुछ रिजोल्यूशन 117 में आरओसी को सबमिट करने होते हैं, इसकी लिस्ट पढ़ लीजिएगा फटाफट से। कई सारे ऐसे रिजोल्यूशंस हैं, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन हो गए और जिसमें सारे मेंबर्स एग्री होते हैं, लिस्ट है। ये सारे रिजोल्यूशंस का इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देना कंपल्सरी है, कितने टाइम में, 30 डेज में, कई सारे एग्रीमेंट्स भी हैं, बराबर। तो 30 दिन फ्रॉम पासिंग ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट, मतलब जब ऐसा एग्रीमेंट करते हो, या पासिंग का मतलब जब ऐसा रेजोल्यूशन पास करते हो, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसकी इंफॉर्मेशन आरओसी को देना जरूरी है, नहीं तो लगेगी पेनल्टी। तो सर ये है क्या बच्चे, इसमें कुछ रेजोल्यूशन है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कंपनी ने किए, जैसे कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई रेजोल्यूशन अपॉइंटमेंट वगैरह का, ठीक है, या कोई और एग्रीमेंट कंपनी ने किसी के साथ में किया, उसकी लिस्ट दे रखी है आपको, तो उसके 30 दिन में इसकी इंपॉर्टेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको आरओसी को देनी होती है, इतना इसमें लिखा है। मिनट्स बच्चों, आखिरी पॉइंट्स के ऊपर अपन पहुंच रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज हमारी हो गई। मिनट्स का मतलब होता है जो भी मीटिंग हुई उसको पूरा आप लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, रिटर्न में लिख लिया, उसको अपन मिनट्स कहते हैं। हर कंपनी जो जो मीटिंग कर रही है, चाहे बीओडीज की, चाहे कमिटीज की, चाहे जनरल मीटिंग, उसको करना पड़ेगा। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग, 30 दिन। और बाई चांस मीटिंग नहीं हो रही है और पोस्टल बैलेट से हो रहा है, तो जब पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास किया था उसके 30 डेज के अंदर अंदर मिनट्स तैयार हो जाने चाहिए। साइन का पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, साइन कौन करेगा, लास्ट पेज पे साइन होंगे, कौन करेगा, अगर बोर्ड मीटिंग है तब तो उस मीटिंग का चेयरमैन कर देगा, बाहर चला गया, इनकैपेबल हो गया और कुछ हो गया तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन कर देगा। बोर्ड की मीटिंग फ्रीक्वेंटली होती है, लेकिन अगर जनरल मीटिंग है, कोई भी एजीएम एजीएम कोई भी, तो भी चेयरमैन करेगा। और बाय चांस चेयरमैन नहीं कर पा रहा है, वही बाहर चला गया, काम हो गया, डेथ हो गई, इनकैपेबल हो गया, कुछ भी हो गया। अच्छा, ये खाली डेथ और इंसेनिटी नहीं है, इंडिया से बाहर चला गया तो भी वो एक तरह से इनकैपेसिटी मानी जाएगी, बराबर। तो फिर जो भी ऑथोराइज डायरेक्टर होगा, मतलब बीओडीज किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज करेंगे, वो उस पर साइन कर देगा। सर मिनट्स में क्या आता है,
बेटा जो कुछ मीटिंग में हुआ सब कुछ आता है, फिर समरी आती है, मीटिंग में कुछ भी अलग से अटैच नहीं करना पड़ता है, सब चीजें लिखी जाती हैं बराबर। ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, चेयरमैन। अच्छा, एक बढ़िया चीज इस पे भी क्वेश्चन बनता है। अब मीटिंग में जो कुछ हुआ उसका हर माइन्यूट की डिटेल इसके अंदर आती है, छोटी से छोटी डिटेल भी आती है। लेकिन चेयरमैन का अगर ओपिनियन है तो वो कुछ मैटर को मिनट से हटा सकता है। जैसे किसी पर्सन के डिफेमेशन के लिए कोई वर्ड वहां मीटिंग में बोले गए हो, या इररिलेवेंट हो, ऐसे ही लंच की डिमांड कर ली, सर चेयरमैन सर लंच कब होगा, डिनर कब होगा, हटा दो, ऐसा मैटर कौन लिखेगा। या कहीं पर भी कंपनी के इंटरेस्ट, क्योंकि ये बच्चों आगे जाके प्रूफ बनने वाला है, तो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में कोई भी मैटर दिख रहा है कुछ गलत है, तो चेयरमैन को क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, सर चेयरमैन क्या करेगा इसके अंदर, चेयरमैन हटा सकता है, ऐसे मैटर को आपको ध्यान में रखना है बराबर से। फिर बच्चों इसको सेव करना जरूरी है, अलग अलग पेपर्स पे अगर रख रहे हो तो हर 6 महीने के इंटरवल से उस पर बाइंडिंग करवा लो उसकी, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है, बाकी सेव रखो। रेक्टिफिकेशन अगर करना है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कई बार कुछ गलत लिख दिया, 6% लिख दिया, 8% लिखना था, तो नेक्स्ट मीटिंग में रेक्टिफाई करा लो। सेफ कीपिंग रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, आप जानते हो, और ये आगे के लिए प्रूफ का काम करता है, हमेशा ध्यान रखना है अपने को। इंस्पेक्शन शेयर होल्डर वगैरह कर सकते हैं फीस दे करके, अदर पर्सन अगर करना चाहे तो, बाकी बिल्कुल है 7 डेज इनकी रिक्वेस्ट के बिल्कुल मिनट्स आपको चेक करने की परमिशन दी जाएगी। नहीं देते तो एनसीएलटी को कंप्लेंट करो, वो ऑर्डर करेगी और हो जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी अपने प्रोविजन खुद बना सकती है, अपने को ध्यान रखना है, खत्म। फिर बच्चों 2-3 सेक्शंस आप लोग पढ़ लेंगे। जैसे 120 वाला हमारा छोटा सा सेक्शन है कि भाई कंपनी कुछ अपनी आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन करेगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर इतने शेयर होल्डर हैं तो ये आप लोग कर लेंगे एजीएम पर। अच्छा, ये एजीएम पर जो रिपोर्ट है एनुअल रिटर्न नहीं है, ध्यान रखिएगा, मिनट्स भी नहीं है। आजकल 121 में एक रिपोर्ट आपको सिर्फ एजीएम जो हो रही है उस पर एक रिपोर्ट बना करके सबमिट करनी पड़ती है बच्चों। टाइमिंग वगैरह आपको दे रखा है वही 30 डेज का कंक्लूजन ऑफ मीटिंग से। इसके कंटेंट्स वगैरह क्या होंगे इसको पढ़िएगा कि मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। 1% कंपनी पर क्या लगता है क्या नहीं लगता है, सिंपल सी बात हो गई। कोई भी सेक्शन 98 से लगा करके 100 तक का 96 भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था एक्सेप्ट ओबीसी नहीं लगता है। रेजोल्यूशन कैसे पास होता है बच्चों, सिंपल तरीका है, वो एक मेंबर अपनी कंसेंट दे दे, मिनट्स बुक में आ जाए, रेजोल्यूशन पास। बोर्ड रेजोल्यूशन भी सेम है, अगर वो एक ही पर्सन है, बोर्ड वैसे तो नॉर्मल 2 से ज्यादा हो तब तो नॉर्मल तरीका, एक ही बंदा अगर बीओडीज में है तो वैसे ही होगा, प्रपोजल आएगा पास करके मिनट्स में लिख दिया जाएगा प्रपोजल पास। ये अपने को ध्यान में रखना है। ओपीसी के लिए थोड़ा सा ये पढ़ के जाओगे कि भाई ये सेक्शंस इस पर एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? तो बच्चों बड़ा पार्ट हमारा खत्म हो गया, फटाफट से हम लोगों ने इस टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं बच्चों, फटाफट से एक बार इसके क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूं। जैसा मैंने आपको कहा था कि भी मैंने नोटिंग करके रखा हुआ है कि इसके क्वेश्चन जो है वो किधर किधर पड़े हुए हैं, पुरानी आरटीपीज वगैरह। तो चलो 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 फटाफट से अपन 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अच्छा एमटीबी जो लेटेस्ट वाली है भाई, उसका लिंक इसमें है, सारे वीडियोस में मैंने डाल दिया है, तो उसको पक्के से एक बार देख लेना जो भी देखना चाहें बराबर। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे और मेरे पास में है इस बार की आरटीपी पहले बराबर। तो नवंबर 20 की आरटीपी के अंदर है भाई, है बिल्कुल क्वेश्चन है, फर्स्ट और 7th क्वेश्चन इसी पे दे रखा है, मैंने नोट करके रखा है। चलिए जी, तो आरटीपी देख लेते हैं नवंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी पे है क्या, देखते हैं आइए। आरटीपी एमटीपी सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे बच्चों यहाँ पे। ये देखिए क्या लिखा है, विजय मेंबर ऑफ मयूर इलेक्ट्रॉनिक्स गिव अ राइटिंग टू द कंपनी दैट द नोटिस फॉर एनी एनुअल जनरल मीटिंग टू हिम ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। बच्चों अपनी बुक में भी ये क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल एड्रेस पे भेजा जाए उसके कानपुर में, और उसके लिए उसने पैसा भी जमा करवा दिया है बराबर। नोटिस का क्वेश्चन हो गया। द कंपनी सेंड नोटिस टू हिम बाय ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, गलत किया, कंपनी लायबल है यहाँ पे। विजय को नोटिस नहीं मिला है और वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, दैट द नोटिस वाज इम्प्रॉपर, उसका कंटेंशन एब्सोल्युटली करेक्ट है, अपने प्रोविजन अभी भी पढ़ा। Will your answer be the same अगर विजय रिमेन लंदन में होता है फॉर 2 months ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ मीटिंग एट द मीटिंग हेल्ड? तो ऐसे में अगर कंपनी ने उस, अभी भी गलती होगा, अगर कंपनी ने उसके, देखो लंदन भेजने के लिए तो कंपनी बाउंड नहीं है, ओनली इंडिया भेजा जाएगा। लेकिन इंडिया में भी अगर कंपनी ने उसके एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट की जगह पे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से भेजा है तब भी गलत रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो अभी इसका आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट के बाद एक और क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसी का है, नंबर आई थिंक, हाँ जी 7th वाला इसी का है बच्चों, देखना
सेम क्वेश्चन अपन ने किया है, अरे अपने बुक का ही क्वेश्चन है भाई बच्चों। चेतन लिमिटेड ने 7 को नोटिस इशू किया है, बराबर समझ रहे हो, 7 को एजीएम है, 16 तारीख को नोटिस इशू किया है। सब मेंबर ऑफ कंपनी ब्लेम करते हैं कि साहब नोटिस वैलिड नहीं है, तो बच्चों बिल्कुल याद करो, हमने कहा था 25 दिन 21 दिन क्लियर डेज और टोटल मिला मिला के 25 दिन होने चाहिए। तो 16 से 7 में अपने को पता है 23 दिन हो रहे थे। सेम क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है, 2 दिन का लेग इसके अंदर आ रहा है, अपने को ध्यान में रखना है। अगर कोई शॉर्टफॉल हो तो एक्सप्लेन करो, हाउ मेनी डेज द नोटिस फॉल, वही 2 दिन का पॉइंट अपने को देना है। और क्या कंडोन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि 95% का कंसेंट होता है तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है बच्चों। अपने को प्रोविजन पता है, आओ आंसर चेक करते हैं फटाफट से। ये देखिए सेक्शन 20 का था कि क्लियर नोटिस भेजा जाएगा, जो एड्रेस वो बताए वहां भेजा जाएगा, बराबर। अगर वो पैसे जमा करा दे तो रिक्वेस्ट कर सकता है, नहीं तो हम तो ऑर्डिनरी से भेजते हैं। कंपनी ने जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना चाहिए था, पूरा प्रोविजन आ गया बच्चों। फाइनल आंसर क्या लिखा था, कंटेंशन ऑफ विजय शैल बी एक्सेप्टेबल फॉर द रीजन दैट नोटिस वाज नॉट प्रॉपर्ली सेंट। सेकंड वाले के अंदर, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस कंपनी इज बाउंड टू सर्व वैलिड नोटिस टू विजय। रजिस्टर्ड एड्रेस पे तो आपको भेजना ही था, आउटसाइड ऑफ इंडिया नहीं भेजना था, लेकिन वहां तो आपको भेजना ही चाहिए था, नहीं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। सीधा सा आंसर है बच्चों। और ये वाले का आंसर भी देख लो, ये हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों, बराबर से। जो अगला क्वेश्चन इसका है बच्चों, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन ये पढ़ा, सेक्शन 101 अगेन नोटिस का क्वेश्चन है, 21 डेज क्लियर डेज वाला अपना पॉइंट था। ये देखिए अपन ने पढ़ा था यहाँ पे 19 या तो 23 क्लियर डेज टोटल या 19 क्लियर डेज हो रहे हैं। 2 दिन का बच्चों यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, देख सकते हो आप लोग, शॉर्टफॉल 2 दिन का है, बराबर। कंपनीज एक्ट ने ऐसी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं देता है नोटिस की डिले की, जब तक पहले से कोई 95% या कंसेंट नहीं ले लिया जाए। सो डिले इन गिविंग द नोटिस कॉलिंग द मीटिंग कैन नॉट बी कंडोन, नहीं हो सकता है बच्चों। ये तब हो सकता था जब पहले ही कंसेंट ले लिया जाता, अब दे दिए उसके बाद माफी का कोई प्रोविजन हमारे यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखोगे, बराबर से। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन तो हमारा सिंपल क्वेश्चन ही था, कोई टेंशन नहीं है आपको। फिर मैं आपको दिखा देता हूं आरटीपी मेड 20। चलिए आरटीपी मेड 20 भी देख लेते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चंस, 4th और 6th क्वेश्चन इसी के ऊपर है। आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। बच्चों एमटीपी के क्वेश्चन जरूर देख लेना, जैसा आपको मैंने अभी अभी कहा। हाँ जी, ये रहा 4th वाला क्वेश्चन। ईजीएफ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है 1 अप्रैल को। नो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हैज बीन हेल्ड टिल 30/4/2019 तक भी कंपनी ने कोई मीटिंग नहीं की है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द टाइम लिमिट, जो हमारी फर्स्ट एजीएम की 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बराबर। एंड पावर टू रजिस्ट्रार फर्स्ट के लिए कोई टाइमिंग एक्सटेंड नहीं होगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। तो इनकॉर्पोरेट फर्स्ट 4 को, ये तो फाइनेंशियल ईयर 2018 को खत्म होना चाहिए था, तो 9 मंथ्स के अंदर 31 दिसंबर 18 तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी, बराबर। उसमें कोई टाइम का एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। अभी प्रोविजन अपन लिख देंगे 96 वाले, बराबर। एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, 6th वाला क्वेश्चन भी मीटिंग्स का ही होना चाहिए। ये रहा बच्चों वही वाला पॉइंट, अपना फिक्स पॉइंट है। कितनी बार अपन लोगों ने किया ये, हमने सीधा सीधा सा कहा 7 लोगों का पर्सनल प्रेजेंस वहां पे होना चाहिए, 965 मेंबर हैं। तो ए ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर गुजरात काउंट हो जाएगा एक में, बी और सी प्रेफरेंस नॉट काउंटेड। बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों। डी जो 2 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 और 1 3 लोग हो गए, 3 लोग ही हो रहे हैं बच्चों। प्रॉक्सीज को अपन काउंट करते नहीं, तो भैया कोरम प्रेजेंट नहीं है सर, हमको पता है सर ये तो। आइए आंसर देख लेते हैं। ये देखो 96 में पूरा बता दिया अपन ने, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 9 मंथ्स। ये देखिए 31 दिसंबर 18 तक आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए थी। और फर्स्ट एजीएम का एक्सटेंशन नहीं बढ़ता है, 3 मंथ्स वाला फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं है, इसीलिए मीटिंग वहीं तक होनी चाहिए थी। नो एक्सटेंशन है बच्चों, ध्यान में रखना था, बराबर। यहाँ पे भी आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा है, ये देखो पूरा प्रोविजन समझा दिया बच्चों। लास्ट में जाके वही हो गया अपना, कोरम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 3 लोग ही हो रहे हो, पूरे नहीं हो रहे हो, ये अपने को ध्यान रखना था। चलिए जी, तो ये सारी बात बच्चों आप लोगों को मैंने बता दी है, अच्छे से इसको देखिएगा। और एक और काम कर लेते हैं, चलो आपके लिए फटाफट से आपको 19 का भी आरटीपी बता देता हूं, ठीक है। इन सब पर वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन इसका आरटीपी भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या। साल अमेंडमेंट बहुत थे, भयंकर वाले अमेंडमेंट्स थे, तो सारा भरा हुआ अमेंडमेंट सही है। हाँ जी, ये हमारा हो गया आरटीपी नवंबर 19 का। अच्छा, इसका डिटेल मैंने नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं।
ये देखिए बच्चों, निर्मा इंफोटेक लिमिटेड, ये वो आपका क्वेश्चन चला गया सेक्शन नंबर 92 का। नो जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी हैज बीन हेल्ड सो फार। सेम क्वेश्चन आया बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोविजन। 1/4 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, कोई एजीएम हेल्ड नहीं हुई, तो प्रोविजन लिखो। अभी जो अपन ने पढ़ा सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पे चला गया, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए, यही क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन इसके अंदर था। तो बच्चों, ये कुछ बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है जल्दी जल्दी से, कि क्या कुछ रहा इसके अंदर, क्या कुछ क्वेश्चन हमारे रहे, बराबर। हाँ, नवंबर 19 का एक बार पेपर भी देख लेते हैं भाई, पेपर भी चलो आपको दिखाई देते हैं, बराबर। पेपर भी आपको दिखा देते हैं। आप लोगों ने किए जरूर होंगे क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, होली ओन सब्सिडरी, ओपीसी का क्वेश्चन है, लो प्राइस। सर क्वेश्चन आया भी कि नहीं आया, देखते हैं, बच्चे देखने से पता लगेगा। हाँ, जनरल मीटिंग नोटिस, ये देखिए बच्चों, ओम लिमिटेड सर्व्ड a notice of general meeting. The notice state that the following resolution will be considered. नोटिस में लिखा, एक तो इंक्रीज इन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, बच्चों स्पेशल बिजनेस है। अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रतीक ऑर्डिनरी बिजनेस है। शेयर होल्डर का कंप्लेन था कि इंक्रीज के बारे में और रेम्यूनरेशन के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा, नोटिस वैलिड होगा क्या बच्चों? कैपिटल वाली चीज के लिए तो समझ में आता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाया, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए कोई अपने को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाना होता है, अपने को ध्यान रखना है। अभी अपने इसका आंसर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए जी, ये देखो, दो बातें हमारी आ गई। पूरा 102 बच्चों अपन ने समझा दिया, 102 अपन ने समझा दिया पूरी तरीके से कि भाई क्या क्या होता है। अब देखो दोनों पार्ट, पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल, स्पेशल बिजनेस है, तो उसके बारे में आपको देना चाहिए, तो उसका जो नोटिस जो है वो इनवैलिड होगा। अब सेकंड वाला भी देखो, बढ़िया चीज, सेकंड वाला कहता है इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो नहीं चाहिए। हाउएवर, दोनों रिजोल्यूशन चूंकि एक ही के अंदर है, तो ओवरऑल आपका जो नोटिस हो गया वो इनवैलिड हो गया। कंसीडरिंग द टू रिजोल्यूशन मेंशन इन द क्वेश्चन आर टू बी पास इन द सेम मीटिंग हो रहे हैं, इसीलिए नोटिस ही जब वैलिड नहीं है तो पूरी की पूरी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ऑब्जेक्शन जो है वो वैलिड है, हालांकि सेकंड वाले के लिए नहीं देने की जरूरत थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। ओवरऑल आंसर नॉट वैलिड चला जाएगा, एक भी गलती हुई तो पूरा नॉट वैलिड जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी बात बच्चों यहाँ आकर के हमारी खत्म हो गई। फटाफट से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जल्दी वापस मिलते हैं। आफ्टरनून में दो सेशन आ रहे हैं मेरे, बराबर। 4:10 से 5:40 आएगा, और एक रात को 8:20 से 9:50 पे रहेगा, जिसमें मैं लाइव लेने वाला हूं अदर जो हमारे लॉज है उनका रिवीजन, बराबर से। चलिए जी, तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, बाकी सब लिंक में आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें। बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं, तैयारी करते रहिए।